आज हमारे रिलेशनशिप को जो ड्राइव कर रहा है वो सोशल मीडिया ड्राइव कर रहा है। 100% राइट स्वाइप और लेफ्ट स्वाइप का जो कल्चर आ गया, ऑप्शंस अवेलेबल है। आप 2 दिन किसी और के साथ, 4 दिन किसी और के साथ, 6 महीने किसी और के साथ, 12 महीने किसी और के साथ, आप बड़े आराम से करते हैं। जब बात रिलेशनशिप की आती है तो वो है लॉन्ग लास्टिंग एक रिश्ता जो निभाना पड़ता है, जो सिर्फ बिना निभाए नहीं चलता। फलाना वेकेशन पे जा रहा है, तुम मुझे वेकेशन पे लेके नहीं जाते। तुमने उसकी फोटो लाइक क्यों करी? मेरी तो कभी लाइक नहीं करी। तुमने उस पे कमेंट क्यों किया? मेरी पे तो कभी कमेंट नहीं किया। उसको देखो, उसके बर्थडे पे सरप्राइज मिला है, आप मेरे लिए तो कभी सरप्राइज नहीं लाते। इतना कंपैरिजन में चले गए हम कि हम वैलिडेशन ढूंढने लगे हैं, कंपैरिजन करने लगे हैं। हमें सोशल मीडिया के जो फिल्टर्स हैं वो समझ ही नहीं आ रहे। हमें ये समझ ही नहीं आ रहा कि हमारी जो खुद की जिंदगी है उसका जो कैमरा है, कैमरे में लेंस है, उसमें फिल्टर नहीं है। एक्चुअली आपने बोला कि सोशल मीडिया हमें ड्राइव कर रही है, तो वैसे तो फिर हम यदि हम किसी इंसान को यदि हमें परखना हो, सपोज करो किसी रिलेशन के अंदर इंसान को परखना हो, तो हम कैसे परखें? फिर किसी भी रिलेशनशिप में आने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया, अब देखने लगे हैं लोग कितने फॉलोअर्स हैं, कि जब 2 लोग शादी की नाव पे सवार होने जा रहे हैं तो अब ट्रांसपेरेंसी का सही वक्त है ये। अगर आज भी आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी तो फिर आप अपना जो रिश्ता है वो एक गलत नींव पर बिठा रहे हो और ये कल को जाके टूटे ना। आज मम्मी जी ने मुझे ये कह दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। अपनी मदर इन लॉ के लिए उन्होंने कहा, आज मम्मी जी ने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। आप बताओ ना मैं क्या करूं, मैं पूरा दिन बड़ा सैड थी। अब हस्बैंड क्या बोल रहा है? अरे जाने दो ना, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। कहना कितना आसान है, लेकिन जब एक फीमेल को जाके मतलब अपनी मदर इन लॉ के साथ किचन में भी वक्त बिताना है, घर में भी वक्त बिताना है, समझ रहे हो, 24 घंटे नजरों के सामने रहना है। सेक्सुअल डिजायर को लेकर भी काफी डिफरेंसेस है कपल्स में। ओके, सो वो डिफरेंसेस हम कैसे कम कर सकते हैं? एक तो है मेल बॉडी, फीमेल बॉडी, राइट। उनकी वायरिंग बहुत अलग है। अरे अब तो 15-20 साल हो गए, अब क्या स्पार्क बचा है? शादी में खत्म हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं है यार, दोनों में स्पार्क खत्म है। वो चाहते हैं कि वो पूछना चाह रहे, वो जानना चाहते हैं कि कैसे अपनी स्पार्क को बनाए रखें, क्या करें जो वो स्पार्क आज भी रहे। स्पार्क के लिए मैंने कि जब रिलेशनशिप 10 साल पुराना, 15 साल पुराना हो जाता है, तो जैसे मैंने आजकल एक वर्ड बहुत यूज हो रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ, तो मैम ये पहले तो इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, और हम इसको अपने रिलेशनशिप के अंदर किस तरीके से हम, आज रिश्तों में इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है या नहीं है? आपको क्या लगता है कि आज रिश्ते के अंदर ट्रस्ट जरूरी है, प्यार जरूरी है? ट्रस्ट। आज रिलेशनशिप के अंदर केयरिंग जरूरी है, पोजीशननेस जरूरी है? केयरिंग, कि अगर वो बोले नहीं मैं तो अपनी मम्मी से बहुत डरता हूँ, मैं स्टैंड नहीं ले पाऊंगा, तुम ही देख लेना, तो फिर आप पहले ही देख लो। तो आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर आद्या कुमार मैम, जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके बहुत सारी फैमिलीज के रिलेशनशिप को सेव किया है। और इसके साथ साथ आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे हम अच्छे कम्युनिकेशंस करके हम अपनी रिलेशनशिप को बचा कर सकते हैं, और इसके साथ साथ किस तरीके से हम यदि अपने ऊपर काम करें और हमारी सेल्फ इमेज को हम बढ़ा ले तो हमारा रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। तो आप एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल को खोलकर इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए, क्योंकि इस पॉडकास्ट में बहुत सारी इंसाइट मिलेगी। एंड कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि इस पॉडकास्ट में आपने क्या क्या सीखा है। सो वेलकम मैम वंस अगेन। एंड हमारा पहला पॉडकास्ट हुआ था, उसमें काफ़ी अच्छे लोगों के रिव्यूज़ मिले, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स सेक्शन में लिखा है। एंड आज मुझे वापस मैम एक बहुत गुड फील हो रहा है कि आज हम वापस एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। एंड टॉपिक पहले भी एक रिलेशनशिप पे बात की थी, आज भी हम वही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, है ना। और मुझे मैम मैं बहुत दिनों से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि मैम के साथ एक पॉडकास्ट हो। लोग आप बहुत चाह रहे हैं कि इस पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसी बातें करें जो कॉमन मैन की इश्यूज होते हैं रिलेशनशिप को लेकर। सो वंस अगेन मैम इस पॉडकास्ट में थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी सुनील जी, बिकॉज जब हमने पहला पॉडकास्ट शूट किया था एपिसोड 1, तब हमने सच में नहीं सोचा था उस टाइम पे कि हम इसका एपिसोड 2 शूट करेंगे। बट आई एम रियली ग्लैड, और आपकी ऑडियंस को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जो सच में एपिसोड 2 चाहती है, और वापस से हमें रिलेशनशिप के उन टॉपिक्स को आज छेड़ने का मौका मिलेगा जो एपिसोड 1 में रह गए थे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज ऐसे कुछ रिलेशनशिप है ऐसे डिकोड करना चाह रहे हैं जो एक कॉमन इश्यूज है। तो मैम जैसे आज के टाइम के अंदर बोलते हैं कि लव और रिलेशनशिप, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? आपको क्या लगता है लव और रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस है? मैं मुझे तो लगता है कि लव प्यार है, जो आपने किसी को देखा एंड एट अ टाइम के बाद में 1 महीने 2 महीने बाद आपको लगा कि प्यार हो गया है, वो प्यार हुआ नहीं हुआ। बट रिलेशनशिप के अंदर वहाँ पर कहीं ना कहीं कमिटमेंट नहीं होता लोगों के अंदर। बट रिलेशनशिप के अंदर आने पर हमें लगता है कि हम किसी कमिटमेंट में आ गए
चुके हैं। एग्जैक्टली तो ये बिल्कुल सही बात आपने बोली है। प्यार वही है कि प्यार हम किसी से भी कर सकते हैं, राइट। वो हमारे भाई हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, माता हो सकती हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारा पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इनफैक्ट नॉट ओनली ह्यूमंस, हम एनिमल्स से भी प्यार कर सकते हैं। तो प्यार हम किसी से भी कर सकते हैं, हम इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं, हम उस इंसान के साथ अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं, और हम उसे एक तरफा दो तरफा किसी भी तरीके से हम उसको प्यार कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, जब बात रिलेशनशिप की आती है, तो वो है लॉन्ग लास्टिंग एक रिश्ता जो निभाना पड़ता है, जो सिर्फ बिना निभाए नहीं चलता, जिसको निभाने के लिए दो लोग लगते हैं, राइट। तो चाहे वो रिलेशनशिप भी हमारा दोस्ती में हो, या अपने पार्टनर के साथ हो, या फियांसी के साथ हो, या अपने पेरेंट्स के साथ हो, वो रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग हमें निभाना पड़ता है, जो हमें बांध के रखता है एक परिवार के रूप में, एक हस्बैंड वाइफ के रूप में, एक भाई बहन के रूप में। तो उसको निभाने के लिए एफर्ट्स लगते हैं, और उसको निभाने के लिए दो लोग लगते हैं, अकेले मुश्किल है। तो फिर मैम जब बात आती है कमिटमेंट की, तो फिर आज कमिटमेंट, सबसे पहले कमिटमेंट होता है क्या है, और फिर लोगों को डर क्यों लगता है कमिटमेंट से? कमिटमेंट इज बेसिकली कि आपने किसी चीज के लिए हाँ बोला है, और अब आपने बोल दिया, तो अब आप उसको निभाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप चाहे आज फिटनेस जर्नी पे आप जाते हो, तो आपको क्या लगता है कि फिटनेस जर्नी पे जाना पहली बात तो बहुत आसान नहीं है, तो लोग इसलिए भी डरते हैं क्योंकि आसान नहीं है। तो फिटनेस जर्नी पे जाना बिल्कुल आसान नहीं है। प्लस फिटनेस जर्नी कमिटमेंट मांगती है, आपको डाइट फॉलो करनी पड़ती है, ना कि अपना मूड। तो आप अपना मूड फॉलो नहीं कर सकते, आपको डाइट फॉलो करनी होती है। तो इसी तरह से आप प्रॉपर एक डाइट लेते हैं, आपको रोज सुबह 5 बजे 6 बजे उठना है, आपको रोज सुबह एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, या योगा करनी है, या मेडिटेशन करनी है। तो जब तक आप किसी चीज की कमिटमेंट में नहीं आते, तब तक वो रिजल्ट नहीं देता, या वो चीज पक्की नहीं होती, या उसका सोल्यूशन नहीं निकलता। सिमिलरली जब बात रिलेशनशिप की आती है, तो कमिटमेंट से हम क्यों भागते हैं? क्योंकि एक बार आप बंध गए तो फिर आपको वो करना पड़ेगा, राइट। वो कहते हैं ना, जैसे आप अगर आज अनाउंस कर दें कि मैं अगले 15 दिन में 20 दिन की एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपकी कमिटमेंट है। अब आपने बोल दिया है, आपने सामने वाले को कमिट कर दिया, तो आपको वो लाना पड़ेगा। तो कमिटमेंट रिलेशनशिप में लोग इसलिए डरते हैं कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर वो निभाना पड़ेगा। लेकिन अगर रिलेशनशिप में मैंने कमिटमेंट नहीं किया, तो फिर तो मैं इससे कभी भी निकल सकता हूं ना। ये वो वाली बात हो गई कि AC 24 पे चल रहा है, भीनी भीनी हवा आ रही है, हम क्विल्ट लेके, ब्लैंकेट लेके सो रहे हैं, लेकिन एक पैर बाहर है। तो वो जो एक पैर बाहर है ना, वो कमिटमेंट ना देना है कि आज कुछ हुआ और कल हम उस रजाई से निकल गए। कहने का मतलब ये है। तो कमिटमेंट लोग इसलिए डरते हैं बिकॉज कमिटमेंट से उनको लगता है उनकी फ्रीडम चली जाएगी। कमिटमेंट से उनकी जो चीजें हैं, जो वो अपनी तरीके से चीजें करते हैं, अपने लिए जो करते हैं, वो कम हो जाएगा। कमिटमेंट से वो जो लाइफ को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिंदगी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो सब कम हो जाएगा। प्लस फिर एक इंसान होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी, फिर उसका हंसना, बोलना, खेलना, सब कुछ मुझे देखना पड़ेगा। तो लोग इसलिए कमिटमेंट से भागते हैं, स्पेशली आज की जनरेशन। तो मैम ये तो फिर बात हो गई कि आज का जो रिलेशनशिप है वो विदाउट कमिटमेंट रिलेशनशिप चल रहा है लोगों का। तो आज कभी भी हम अंदर आ सकते हैं, रिलेशनशिप को अंदर आ सकते हैं, और कभी बाहर जा सकते हैं इजी वे के अंदर। बिल्कुल सही तो बात फिर है। ठहराव कहाँ रह गया रिलेशनशिप को लेकर? यही तो जनरेशन समझ नहीं रही, बिकॉज लोगों को ये नहीं समझ में आता कि रिलेशनशिप कमिटमेंट मांगता है। कमिटमेंट के बिना कोई रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता, और रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं, और आजकल लोग ये करने को तैयार नहीं है। सबको लगता है कि रिलेशनशिप का मतलब क्या, पेट में बटरफ्लाइज का उड़ना। लेकिन रिलेशनशिप का जो कमिटमेंट है वो जड़ों के अंदर है। तो आपको रूट्स भी उतनी ही ग्रो करनी पड़ेंगी जितनी आप प्लेट में बटरफ्लाई इस्तेमाल आप देख रहे हो कि पेट में बटरफ्लाइज आपके उड़ रही हैं। तो लोग ये नहीं समझ रहे रिलेशनशिप में। और इसीलिए जब आपने कहा कि आजकल रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए नहीं है, तभी तो आप ये एग्जांपल्स सुनते हो कि आजकल सिचुएशनशिप है। आजकल सिचुएशनशिप बहुत पॉपुलर है। क्यों सिचुएशनशिप पॉपुलर है? क्योंकि उसमें कमिटमेंट नहीं है। आप अपना देखो, मैं अपना देखूं, साथ घूमेंगे, साथ खाएंगे, खेलेंगे, मस्ती करेंगे, मूवी जाएंगे, ट्रिप पे जाएंगे, हॉलीडेज मनाएंगे, वेकेशंस बनाएंगे, फोटोज खिंचाएंगे, सब कुछ करेंगे, बट कमिटमेंट नहीं देंगे, राइट। होली आपकी, दिवाली मेरी, दिवाली आपकी, होली मेरी, सब कुछ अपना अपना देखते हैं। आप अपना दुख तकलीफ अपना देख लीजिए, मैं अपना दुख तकलीफ खुद से देख लूं। और सिचुएशनशिप का मतलब क्या है कि आज जो सिचुएशन चल रही है हम उसके हिसाब से रहते हैं, कल की कल देखेंगे। तो अगर सिचुएशन ये है कि मैं और आप एक रिलेशनशिप में रह सकते हैं अगले 6 महीने तक, तो फिर 6 महीने की सोचते हैं, उससे आगे की नहीं सोचते, लेकिन बिना कमिटमेंट के। आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा, एक्सपेक्टेशन खत्म होगी ना रिलेशनशिप में।
वो है। दूसरा, लोग क्यों नहीं करना चाहते, जो आप जैसा कि आपने सवाल किया कि लोग क्यों नहीं करना चाहते या आजकल की जनरेशन क्यों नहीं करना चाहती, उसका बहुत बड़ा रीजन है सोशल मीडिया। उसका बहुत बड़ा रीजन है स्वाइप कल्चर ना, लेफ्ट राइट, बहुत बड़ा। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फॉर जैसे कि पहले जमाने में इतने रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे, इतने होटल्स नहीं होते थे, मैक्सिमम ढाबा या कोई अच्छा होटल या कुछ ऐसा होता था। तो जब हम कहीं ट्रैवल करते थे, है ना, जब हम कहीं ट्रैवल करते थे तो हम गाड़ी रोकते थे, 2 घंटे की ट्रैवल के बाद हमें भूख लगती थी तो हम गाड़ी रोक के कुछ खाना पसंद करते थे। तो जब हम ढाबे पे उतरते थे तो हमारा फिक्स होता था दाल मखनी और नान या रोटी या तंदूरी, है ना, फिक्स होता था। अब क्या हो गया, वैरायटीज हो गई। अब वैरायटीज हो गई, अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, अच्छे ढाबे खुल गए, प्लस अच्छे ढाबे खुल गए हैं, प्लस एक ही जगह पे अब आपको बरिस्ता भी सेम जगह पे, एक ही आउटलेट पे आपको बरिस्ता भी मिल गया, साउथ इंडियन भी मिल गया, आपको KFC भी मिल गया, आपको मैकडॉनल्ड्स भी मिल गया, आपको कैफे कॉफी डे भी मिल गया, आपको सब कुछ मिल गया। अब इंसान कंफ्यूज होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है। सिमिलरली आज रिलेशनशिप में कमिटमेंट क्यों खत्म हो गया, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है। कमिटमेंट जरूरत ही नहीं ना, जब सामने वाला भी कमिटमेंट नहीं मांग रहा, सामने वाला भी नहीं मांग रहा, वो उसी में खुश है, तो जब उसे कमिटमेंट चाहिए ही नहीं तो फिर वो रिलेशनशिप क्यों निभाएगा। इसलिए क्योंकि आज इतना ज्यादा राइट स्वाइप और लेफ्ट स्वाइप का जो कल्चर आ गया, ऑप्शंस अवेलेबल है। आप 2 दिन किसी और के साथ, 4 दिन किसी और के साथ, 6 महीने किसी और के साथ, 12 महीने किसी और के साथ, आप बड़े आराम से करते हो, क्योंकि आप इमोशनली कहीं भी कनेक्ट नहीं हो, आप कमिटेड हो ही नहीं। तो ये जो ऑप्शंस लोगों के पास आ गए, सोशल मीडिया का कल्चर आ गया, डेटिंग एप्स आ गई, इसकी वजह से लोग रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, क्योंकि कमिटमेंट नहीं देनी। तो इसका मतलब तो आज हमारे रिलेशनशिप को जो वो ड्राइव कर रहा है वो सोशल मीडिया ड्राइव कर रहा है 100%। तो वहाँ पर हमें जो कंपैरिजन और वैलिडेशन की बात आती है तो फिर हम वहीं से वैलिडेट करते हैं अपने आप को कि आई एम राइट या फिर आई एम रॉन्ग। बिल्कुल सही बात है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज की तारीख में रिलेशनशिप टिकी नहीं रहे, आज की तारीख में शादी टिकी नहीं रही, एंगेजमेंट टिकी नहीं रही। मैं आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, कल परसों में ही अभी कुछ तो एक कॉन्सेप्ट आया शायद बहुत पहले होगा, मुझे अभी 1-2 दिन पहले ही पता चला कि अब कुछ पार्टीज लोग थ्रो करते हैं, पर प्लेट का कॉस्ट है, आपको वेडिंग के कपड़े पहनकर आना है, सब कुछ होगा सिवाय दूल्हा दुल्हन के। इवेंट प्लान हो रहे हैं, दूल्हा दुल्हन के अलावा वहां सब कुछ होगा, और उसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि इतने रुपए पर प्लेट है, आपको प्रॉपर वैसे ही तैयार होके आना है जैसे आप शादी में आते हो। डीजे भी होगा, डांस भी होगा, कॉकटेल भी होगी, खाना भी होगा, आपको खूब एंजॉय करना, लेकिन वहां रस्में नहीं है, सब छोड़ो, वहां दूल्हा दुल्हन नहीं है। फिर ऐसी इस टाइप की पार्टी तो एग्जैक्टली, तो आई वाज लाइक ये कहाँ जा रही है जनरेशन, हम कहाँ आ गए हैं। पहले प्री वेडिंग शूट होता था, अभी भी होता है ना, शादी की एल्बम बनती थी, सब कुछ होती, अब डिवोर्स की पार्टियां हो रही है। आई हैव सीन ऑन सोशल मीडिया कि डिवोर्स की लोग पार्टी थ्रो कर रहे हैं, अब मैं आजाद हूं, पोस्ट करके एंड प्रॉपर वो पहन के जो हम टियारा पहनते हैं या हम कुछ वो पहनते हैं, तो वो सब कुछ पहन के पूरा फोटो शूट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। दिस इज व्हाट हैपनिंग नाउ, एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज वी आर गोइंग ऑन द कंपैरिजन मोड। फलाना वेकेशन पे जा रहा है, तुम मुझे वेकेशन पे लेके नहीं जाते, तुमने उसकी फोटो लाइक क्यों करी, मेरी तो कभी लाइक नहीं करी, तुमने उस पे कमेंट क्यों किया, मेरी पे तो कभी कमेंट नहीं किया, उसको देखो उसके बर्थडे पे सरप्राइज मिला है, आप मेरे लिए तो कभी सरप्राइज नहीं लाते। इतना कंपैरिजन में चले गए हम कि हम वैलिडेशन ढूंढने लगे हैं, कंपैरिजन करने लगे हैं। हमें सोशल मीडिया के जो फिल्टर्स हैं वो समझ ही नहीं आ रहे, हमें ये समझ ही नहीं आ रहा कि हमारी जो खुद की जिंदगी है उसका जो कैमरा है, कैमरे में लेंस है, उसमें फिल्टर नहीं है, लेकिन जो इंस्टाग्राम का लाइफ है उसमें बहुत सारे फिल्टर हैं। आप नहीं जानते, जिस फोटो को देख के आप घर में झगड़ा कर रहे हो, उस फोटो को खिंचवाने से पहले कलेश हुआ हुआ है पहले है ना, आप नहीं जानते कि है ना, कि जैसे आपके साथ आई एम श्योर हुआ होगा, हम बिकॉज हम परिवार में रहते हैं, हम परिवार का हिस्सा है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है। आपने ये कभी नोटिस किया अपने परिवार में, या कभी इंसिडेंट आपके साथ ही हुआ है कि हस्बैंड वाइफ बहुत गंदी तरीके से झगड़ रहे हैं और अचानक से डोरबेल बजती है, पता चला कोई रिश्तेदार खड़ा है, और हम ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सिमिलरली आप ये नहीं समझ रहे हो कि आप जिस फैंसी फोटो को देख रहे हो उसके पीछे कितना कलेश हुआ हुआ है। यू नेवर नो, आप जिस हॉलिडे को देख रहे हो सकता है वो पिक्चर्स में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत झगड़े हुए हैं कि सैलरी इतनी है, फिर आपको यहाँ घूमने जाना है, आपका पैकेज बहुत है, फिर आपको शॉपिंग भी करनी है, आपको जाने से पहले भी शॉपिंग करनी है, आपको जाने के बाद फिर वहां से भी कुछ लेके आना, परचेस करके उस सिटी का कुछ परचेस करके आना है। तो कितने झगड़े, बच्चों की छुट्टी कराई आपने, होमवर्क रह गए, 1000 चीजें।
1000, तो आप उसे एक एंड फोटो से वहाँ पर भी कंपैरिजन कुछ करें। एक्चुअली घूमने के अंदर भी, क्योंकि अब पता लग रहा है कि आपका नीचे कुछ अलग है, उनका नीचे कुछ अलग है, फीमेल हस्बैंड वाइफ का, एंड वहाँ भी कुछ ना कुछ कोई कलेश हो गया किसी चीज़ को लेकर, कोई बात को लेकर ही हो गया, एग्जैक्टली, घूमने को लेकर हो गया कि बिल्कुल मैंने तो सही पहले ही बात है। बोला था कि यहाँ पर क्यों आए हो, कहा था ना कि इतनी देखो पहले से इतनी भीड़ रहेगी, कहा था ना कि देखो कुछ होगा नहीं, ये हो गया ना, पहले ही बोला था, तो वो पहले ही बोला था वाली चीज़। एग्जैक्टली, बट कहीं ना कहीं पे सोशल मीडिया को हम, तो मैं, बट एक्चुअली आपने बोला कि सोशल मीडिया हमें ड्राइव कर रही है, तो वैसे तो फिर हम यदि हम किसी इंसान को, यदि हमें परखना हो, सपोज करो किसी रिलेशन के अंदर इंसान को परखना हो, तो हम कैसे परखें फिर, एक रिलेशनशिप के अंदर किस तरीके से परखा जाए? किसी भी रिलेशनशिप में आने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया, अब देखने लगे हैं लोग कितने हम्म, फॉलोअर्स हैं, हम्म, कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी रील चलती है, बट अभी भी ऐसा नहीं है बहुत जगह पे। हम जब किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, हम क्या देखते हैं या हमें क्या देखना चाहिए? क्या वो इंसान ऐसा है जिसके साथ आप 100% आप हो, फेक नहीं? क्या वो इंसान ऐसा है जिसके साथ आप इमोशनल स्टेबल फील कर रहे हो? क्या वो इंसान आपके इमोशन समझता है? क्या वो इंसान आपके साथ, आप पे ट्रस्ट करता है? प्यार तो ऑफ कोर्स रहेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रही, प्यार तो है, सबसे टॉप पे है, बट क्या वो इंसान आपके साथ इमोशनल अवेलेबल है? क्या वो इंसान आपको रिस्पेक्ट देता है, वैल्यू देता है? क्या वो इंसान आपके सपनों को सपने समझता है या हॉबी समझता है? राइट? तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आप ये समझ सकते हो कि हाँ, ये इंसान है, इससे बातें करना मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे समझता है, ये इंसान मुझे, मेरे सपनों को अहमियत दे रहा है ना, मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरे काम की रिस्पेक्ट करता है, मेरे पहनावे की रिस्पेक्ट करता है, हर चीज की रिस्पेक्ट करता है। तो जहां ये पैरामीटर्स आते हैं, कुछ पैरामीटर्स जब ये आते हैं, तो आप समझ सकते हो कि हाँ, सामने वाला इंसान आपके लायक है, आप उसके साथ रिश्ता मेंटेन कर सकते हो। लेकिन आज जैसे हम शायद आपने बात करी भी, हमने वेडिंग्स की बात करी है ना, रिलेशनशिप में आने की, मैरिज की बात करी, तो किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए एज ए मेल और एज ए फीमेल, यदि हम जा रहे हैं तो? ये आप कौन से वाली स्टेज की बात कर रहे हो? ये बात स्टेज कर रहा हूँ बात जब कर रहे हो कि शादी जब होने वाली है? शादी से पहले वाली स्टेज की बात कर रहा हाँ, हूँ। मतलब शादी होने वाली है, होने या वाली है। आप डेट पे गए हो तब की आप बात कर नहीं, रहे जब शादी होने वाली है। हो? शादी होने वाली है तो आई एम श्योर इससे पहले लोग हर तरीके से बात करते हैं। हम हाँ। लोगों को सिर्फ क्या समझना है कि जब आपकी एक पार्टनर फिक्स हो गया या हो गई, जब आपका पार्टनर फिक्स हो गया या हो गई, तो आप उसके साथ अब एक शादी के बंधन में बनने जा रहे हो। पहला, शादी एक कमिटमेंट है, ये बात आप समझ चुके हो, एंड आई एम श्योर इसकी डेफिनेशन और इसका ऊपर नीचे आप सब मतलब जानते हो, वरना आप इस दरिया में कूदोगे नहीं बिल्कुल भी, राइट? तो जब आप शादी करने जाते हैं तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये समझना कि क्या हमारे गोल्स मैच करते हैं, राइट? काम अलग अलग हो सकते हैं, गोल शुड बी वन। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं और मेरे हस्बैंड एक सेम रिलेशनशिप में, अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो हो सकता है, अभी तो हम खैर सेम ही काम करते हैं, बट हो सकता है उनका काम और कैटेगरी कुछ और होता, डेजिग्नेशन, मेरा काम और डेजिग्नेशन कुछ और होता, बट गोल सेम है क्या लाइफ का? गोल क्या? अच्छी लाइफ जीनी है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, एक खुद का घर होगा, एक खुद की गाड़ी होगी, तो वो गोल सेम होना चाहिए। तो क्या आपके गोल सेम है? आपको ये बात करनी है, आपको ये बात करनी है कि शादी के बाद आपके क्या तौर तरीके होते हैं, क्या चीजें होती हैं, घर का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके रिचुअल्स कैसे हैं, और क्या वो रिचुअल्स बहुत, मतलब वो है डंके की चोट वाले कि ये बदल नहीं सकते, या है कि थोड़ी हम आपकी सुनेंगे, थोड़ी हम आपकी करेंगे। आपका घर का माहौल कैसा है, आपकी सोच कैसी है, बेसिकली किस तरह का आप थॉट प्रोसेस रखते हो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब दो लोग एक नाव पे सवार होने जाते हैं तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि चप्पू कौन चलाएगा और चप्पू कैसे चलाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है फाइनेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। लोग शादी से पहले, जब शादी होने वाली होती है, शादी से पहले फाइनेंसेस के बारे में बात नहीं करते। उनको लगता है सामने वाले को ये ना लगे मैं लालची हूँ, सामने वाले को ये ना लगे कि ये नहीं लगे कि बहुत ज्यादा मैं ना कंजूस हूँ फाइनेंस को लेकर, या मैं मेरी फाइनेंस के लेकर ये सोच है कि मैं पता लगे कि मैं ये सोचता हूँ अपनी फाइनेंस को लेकर। या कई बार ये भी लगता है मैम कि वो अपने फाइनेंस को डिस्क्लोज ही नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि पता नहीं शादी कितनी चलेगी यार, अभी तो हम आ रहे हैं, पता लगे 1 साल के बाद ही डाइवोर्स हो गया तो मेरा सारा फाइनेंस भी पता लग जाएगा उसको। हाँ, तो ये फिर ये पार्टनर ही सही नहीं है। अगर ये कॉन्वर्सेशन जा रही है तो ये सही नहीं है, क्योंकि ना, जब इसमें क्या चीज समझने वाली है, जो मैच्योरिटी है, वो मैच्योरिटी ये है कि जब दो लोग शादी की नाव पे सवार होने जा रहे हैं तो अब ट्रांसपेरेंसी का सही वक्त है ये। अगर आज भी आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी तो फिर आप अपना जो रिश्ता है वो एक गलत नींव पर बिठा रहे हो और ये कल को जाके टूटेगा। रादर देन दोनों की समझदारी क्या होनी चाहिए, मैच्योरिटी क्या होनी चाहिए कि बिना एक दूसरे को जज करे
फाइनेंसिस के बारे में बात करना। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कि मेरे लिए फाइनेंसिस का मतलब क्या है, दैट आई विल बी इंडिपेंडेंट। मैं काम करूंगी, मैं खुद का भी कमाऊंगी, मेरे को फैमिली में जॉब करना है, तो मैं शादी के बाद सिर्फ नहीं बैठूंगी। प्लस एक काम करते हैं, अच्छा आपका जो भी रहेगा आप ये वाले पार्ट संभालना, मैं ये वाले पार्ट संभालूंगी, ठीक है। आप जैसे आपने रेंट, गाड़ी, EMI, लोन जो भी देख लिया, मैंने ग्रोसरी देख लिया, घर के पर्दे देख लिए, खाना देख लिया, राशन देख लिया, ये डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सामने वाला क्या कहता है? सामने वाला कहता है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सेविंग्स इंपॉर्टेंट है, मैं सेविंग्स में विश्वास रखता हूं। अब इससे ना एक दूसरे को जज नहीं करना, ये मैच्योरिटी है रिलेशनशिप में, कि लाइफ जीने का नजरिया है ना। हम बार बार इस बात को बोलते हैं कि ओपिनियन और नजरिया दो लोगों का अलग अलग हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों गलत है। आज यहाँ पे 6 लिखा है, मुझे 6 नजर आ रहा है, आपको 9 नजर आ रहा है, बिल्कुल। बट इसका मतलब ये कहाँ हुआ कि आप गलत हैं या मैं गलत हूं? तो रिलेशनशिप में दो लोगों का थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है, पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। हम जैसे जब हम कॉलेज में या दोस्त, अब तो हम बहुत मैच्योर हो गए, बड़े समझदार हो गए, लेकिन जब हम समझदार नहीं भी थे तब भी हमने किसी दोस्त से इस बात पे दोस्ती नहीं तोड़ी कि इसकी थॉट हमसे मिलती नहीं है। था कई बार हम बोलते हैं निकम्मा है, हम जैसा सोचता नहीं है, इसके पास पैसे, लेकिन हमारा दोस्त था वो। रिलेशनशिप में भी वही होना चाहिए कि हमें जज नहीं करना, मैच्योरिटी से डिस्कशन हैंडल होने चाहिए। मैच्योरिटी से फाइनेंसिस के डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक लेट्स से म्यूचुअल अकाउंट बनाएंगे जिसमें से हम घर के खर्चे चलाएंगे, एक अकाउंट हम रखेंगे जिससे हम ट्रिप पे जाया करेंगे हर 3 महीने में या 6 महीने में। इस तरह के डिस्कशंस, हम इतनी सेविंग करेंगे, इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना एक फीमेल के लिए भी कि जब मैं आपके घर आ रही हूं तो आपका किस लेवल का सपोर्ट होगा, तो उस बारे में भी डिस्कशन होना चाहिए, राइट। कि अगर वो बोले नहीं मैं तो अपनी मम्मी से बहुत डरता हूं, मैं स्टैंड नहीं ले पाऊंगा, तुम ही देख लेना, तो फिर आप पहले ही देख लो, तो बाद में देखने से अच्छा है। ये सब चीजें। प्लस जैसे जब मेल की बात आती है तो मेल को क्या समझना है, क्या डिस्कशन है कि उसे पहले से अपने घर का एनवायरनमेंट बताना है, अपने सपने बताने हैं, उसको भी ये समझना है कि क्या जो सामने वाली पार्टनर मेरे साथ आ रही है, क्या उसके गोल्स, उसके थॉट, उसकी बातें मेरे से मैच करती है, ये सारी चीजें, क्या उसका फाइनेंसिस पे क्या कहना है, क्या कहना चाहती है फाइनेंसिस पे, तो वो सारे डिस्कशन शादी से पहले हो जाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैम ये भी होता है, मैंने देखा है कि कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे कोई प्रॉब्लम इशू है, उनके घर में कोई इशू है, जैसे फीमेल है उनके घर में कोई इशू था, या मेल पे कुछ इशू है, तो वो अपना इशू भी कैरी करके लाती है, मतलब चीज़ों को लेकर कि यार मेरे घर में तो ये प्रॉब्लम है, तो मैं तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा, बार बार मेरी मम्मी को देखना पड़ेगा, या मेरे छोटे भाई बहनों को भी देखना पड़ेगा मुझे। तो इज इट राइट, क्या सही है ये कि प्रॉब्लम्स लेके आना, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को वहीं पे रख के आना? भाई अब देखो, अब एक्चुअली वो शादी करके दूसरे घर में जा रही है, या फिर मेल भी शादी कर रहा है कहीं पे, तो उसकी भी कुछ बैक्स की प्रॉब्लम्स है, कुछ चीज़ों को लेकर कि उसके घर पे कोई उसका फाइनेंस का इशू है, या फिर कोई भी इश्यूज है, तो क्या करना चाहिए उस वक्त? क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आज सब चाहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स लेके आए और अपनी प्रॉब्लम्स सामने बता दे, बट प्रॉब्लम्स ही दोनों लेकर आए, कैरी करके आएंगे, तो फिर कैसे रिलेशन चलेगा? अब इसमें ना इसको थोड़े से एक अलग पर्सपेक्टिव से समझते हैं। पहला तो ये कि ये केसेस ऐसे सारे केसेस नहीं होते, तो ये कुछ पर्टिकुलर केसेस है, ये कुछ पर्टिकुलर केसेस है। अब इन पर्टिकुलर केसेस को कैसे मैच्योरिटी से हैंडल करना है, अब इसमें बात ये समझनी है कि जब एक मेल के घर एक फीमेल आती है तो मेल की भी तो प्रॉब्लम्स है, वो आके उन्हें संभालेगी, ठीक करेगी, पेरेंट्स का है, या फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स बीमार हैं, या फॉर एग्जाम्पल की मेल ऑलरेडी अपने घर में किसी का खर्चा उठा रहे हैं, तो वो कल को आके उससे मना नहीं करेगी। सिमिलरली जब, तो वो छोड़ नहीं सकता ना अपने नई पार्टनर के लिए, उनको नहीं छोड़ेगा ना, उसे वो कंटिन्यू करना है। सिमिलरली जब एक फीमेल आती है और मान लीजिए वो सिंगल चाइल्ड है, अब उसे टेंशन क्या है कि मेरी मम्मा को कौन देखेगा, मेरे पापा को कौन देखेगा, तो उसमें उनको 2 चीजें समझनी है कि पहला ये डिस्कशन हो गया शादी से पहले कि मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं इस परिवार को भी देखूंगी और मैं इसको भी देखूंगी, बट आई प्रॉमिस मैं अच्छे से ध्यान रख लूंगी, सिर्फ आप साथ देना, ये कॉन्वर्सेशन। दूसरा कि मैं फाइनेंसिस भी खुद से देखूंगी। अब ये बोझ सामने वाले के ऊपर नहीं होना चाहिए एकदम से, अचानक से, कि अब क्योंकि हमारी शादी होगी तो अब आप मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखोगे, आप उनकी ट्रीटमेंट देखोगे, आप सब कुछ आप देखोगे। अगर सामने वाली पार्टी, सामने वाला पार्टनर वेल सेटल्ड है, अच्छी कमाई है, अच्छा अर्न करते हैं, जॉब अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, तो शायद वो भी हिचकिचाएगा नहीं करने से। बट व्हाट इफ अगर वो भी मिडिल क्लास, सेम फैमिली है, सेम जॉब है, उसमें खुद के घर के खर्चे चल रहे हैं, प्लस अभी शादी होके एक और आ जाएगी तो उसके भी बढ़ जाएंगे, अब उसके पेरेंट्स के कैसे संभाले? तो फीमेल को क्या समझना है कि एक तो उसे बैलेंस करके चलना है,
क्योंकि वो एक नए परिवार में जा रही है, एक नई फैमिली में जा रही है, तो वहां भी उनको सब संभालना है, अपनों को भी, क्योंकि उनकी केयर करनी है, माँ बाप बीमार हैं तो उनका भी देखना है, अगर कुछ फाइनेंसिस है तो वो भी देखना है, तो बैलेंस करना आना चाहिए आपको। वो समझना है कि अगर आपको खुद कमाना है तो फिर कमाना है, आप जॉब मत छोड़िए, आप कुछ 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 करके हेल्प करते रहिए और करते रहिए। रोज वहां जाके नहीं बैठेंगे ना, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, हफ्ते में जाओगे, 4 दिन में एक बार देखने जाओगे, फोन पे बात करके आप कर लोगे, ज्यादा इमरजेंसी है तो आपको इमीडिएटली जाना है, आप जाइए। ये बैलेंस बहुत जरूरी है, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, रादर देन कि मेरी अब शादी हो गई, अब सब कुछ आप संभालो। एंड सिमिलरली विद मेल, कि अब आपकी मेरे से शादी हो गई तो अब सब कुछ आपको देखना है, मैंने हाथ खड़े कर दिए, ऐसा करना मुश्किल है। कई बार आपने देखा है मैम कि है ना, रिलेशनशिप के अंदर चर्चाएं बहस में कन्वर्ट हो जाती है और तो मैम इस बहस को कैसे रोका जाए और इसको मतलब कैसे इस चर्चाओं को मतलब खत्म किया जाए चीजों को लेकर, इसके पीछे साइंस क्या लॉजिक होता है? लॉजिक इट्स मोर ओवर कि हम चीजों को ना अंडर द कारपेट बहुत करते हैं। जैसे हमारे घर में कारपेट होता है, हाँ। हम रोज नहीं उठाते उसे, राइट? सफाई की, थोड़ा सा यहाँ सफाई खिसका है, की, थोड़ा सा यहाँ से खिसका है, थोड़ा सा यहाँ से खिसका है, अब क्या हुआ, उस कारपेट के नीचे गंद जम चुका है, बहुत मिट्टी, धूल मिट्टी हो गई है। दिवाली जब आती है, अब होगी सफाई। जब सफाई होके जब आप वो कारपेट हटाते हो तो फिर आप देखते हो वहां पे बहुत धूल मिट्टी है, तो वो जमा क्या हुआ, कई महीनों का जमा होता है। हमारे केसेस में क्या होता है, इंडियन कपल्स में जो है ये, इसमें मेजरली क्या इशू आता है कि ये डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है, झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलता इनकी बातों का। तो किसी भी चीज पे ना ये कम्युनिकेशन करने के बजाय उसको या तो खत्म कर देते हैं या स्टार्ट ही नहीं करते। तो बेसिकली एक्चुअली होता क्या है कि कोई चीज का कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, वाइफ किसी बात पे बात करना चाह रही है क्योंकि उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड के लिए वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो हस्बैंड के लिए बात खत्म, लेकिन बात वाइफ के लिए तो शुरू भी नहीं हुई, खत्म कहां से होगी? तो वो अंडर द कारपेट चला गया, यहाँ पे कहीं पे है, राइट? सिमिलरली फिर कोई इंसिडेंट हुआ, अब हस्बैंड के लिए वो बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपने ऐसा क्यों करा, वाइफ के लिए बिल्कुल नहीं थी। जैसे उस टॉपिक पे बात शुरू हुई तो कुछ छिड़ गया, कुछ खराब हो गया, फिर पिछला 4 महीने पुराना, 6 महीने पुराना, 2 साल पुराना आया। तो इस चक्कर में क्या होता है, कोई भी कॉन्वर्सेशन का ना रिजल्ट नहीं निकलता, या कोई एक तरीका नहीं निकलता कि अच्छा ठीक है, इस बात को मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा, इस बात को मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी, तो हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। और रादर देन होता क्या है कि फिर वो ना हमारे इंसिडेंट खत्म होते चले जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वाइफ कह रही है कि सुनो ना, आज मम्मी जी ने मुझे ये कह दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, अपनी मदर इन लॉ के लिए उन्होंने कहा, आज मम्मी जी ने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, आप बताओ ना मैं क्या करूं, मैं पूरा दिन बड़ा सैड थी। अब हस्बैंड क्या बोल रहा है, अरे जाने दो ना, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। कहना कितना आसान है, लेकिन जब एक फीमेल को जाके मतलब अपनी मदर इन लॉ के साथ किचन में भी वक्त बिताना है, घर में भी वक्त बिताना है, समझ रहे हो, 24 घंटे नजरों के सामने रहना कितना डिफिकल्ट है। तो वो सिचुएशन को रिजॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है, रादर देन बोलना कि अरे इतनी नहीं है तो इधर से सुन, इधर से निकाल दे, ये मेरी मम्मा ऐसी हैं, या तो मम्मा की बातों पे ज्यादा ध्यान ना दिया, जो कॉमन सेंटेंस यूज किया जाता है। एग्जैक्टली। अब हुआ क्या, क्योंकि इसका रिजॉल्व नहीं हुआ, इसका सोल्यूशन नहीं मिला, ये अंदर ही अंदर प्रॉब्लम अभी तक गई नहीं है। आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा, घर में भी देखा होगा कि एक टाइम आता है, एक टाइम तक तो फीमेल बड़े आराम से बात करती है, बिल्कुल बड़े प्यार से, एक टाइम के बाद वो सेम कॉन्वर्सेशन पे चिल्ला रही होती है, हाँ। चाहे वो बच्चा हो चाहे वो पति हो। रीजन कि जब वो शांति से बोल रही थी, जब वो प्यार से बोल रही थी, तो उसे किसी ने सुना ही नहीं, तो उसे लिटरली अपनी बात की वैलिडेशन के लिए या अपनी बात बोलने के लिए उसे चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। और क्यों चीखना पड़ता है, क्योंकि जब वो पास्ट में उस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी ना, तो फिर उसका सोल्यूशन नहीं मिला। फिर क्या होता है, अब क्योंकि ये जमा हो गया, तो जब भी कोई बात शुरू होती है तो फिर उसमें एक पॉइंट भी अगर मैंने आपका पिछला उठाया या आपने मेरा पिछला उठाया, तो फिर वो झगड़े में कन्वर्ट होगी, फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। तो इसलिए जो है कि इसलिए कहा जाता है कि कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, और जब भी आप किसी चीज के बारे में बात करें तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगेन, हो सकता है नजरिया अलग हो, पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, बट वो रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत कोई भी नहीं है। तो रादर देन बोलना कि नहीं तुम इस बात पे गलत हो, आपको ये नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि ये ऐसे नहीं करते ना तो चलता, अगली बार से करोगे तो ध्यान रखना, बस सिंपल। कई बार लेकिन मैम देखा जाता है कि जैसे एज ए फीमेल की अपने बात करी तो बोलते हैं कि जो फीमेल होती है वो लहरों की तरह होती है। तो कभी जैसे फीमेल को कभी उन्होंने किसी बात पे नाराज हो गई है, हाँ। या कोई बात पे सैडनेस आ गई है, तो क्या करना चाहिए उस टाइप पे? मेल को चुप रहना चाहिए या उसका कोई सॉल्यूशन देना चाहिए? अगर बात फीमेल्स की है तो हाँ। सुन लो
अगर नहीं सुनोगे तो वो भड़केगी बहुत जबरदस्त। अच्छा, आपने भी फील किया है? अरे बहुत, क्योंकि होता क्या है ये ना, जैसे कि आज आप एक बहुत प्यारी बुक लेकर हाँ, बैठे हैं, एंड इट इज ये वन this ऑफ is माय for men. फेवरेट बुक, Yes, ma'am. एंड दिस Men इज are कॉल्ड मेन आर फ्रॉम from मार्स Mars. एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ये Yes. वन ऑफ माय फेवरेट बुक। Yes. इसी में एक बात बहुत अच्छी लिखी है कि मेल और फीमेल का जो सोचने का तरीका है वो अलग होता है। मेल गलत नहीं है, फीमेल गलत नहीं है, सिर्फ उनकी वायरिंग अलग तरीके से भगवान जी ने करी हुई है। अब जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब गुस्सा आता है, जब नाराजगी होती है, जब झगड़ा होता है, फीमेल का बिहेवियर क्या होता है? फीमेल वांट्स टू टॉक, उसे बात करनी है, उसे गुस्सा निकालना है, उसे सोल्यूशन चाहिए या सोल्यूशन नहीं चाहिए, उसे सुन लो। ये फीमेल का ट्रेट होता है कि उसे सुन लो। जब उसे गुस्सा आया है, उसे कोई बात बुरी लगी है, शी जस्ट वांट टू कन्वे हर पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरा ये नजरिया है। जब सेम सिचुएशन मेल के साथ होती है, जब उसे गुस्सा आता है, नाराज है, फेलियर है, दुख है, तकलीफ है, झगड़ा है, तो वो सब कुछ छोड़ के अपनी गुफा में चला जाता है। उसे कोई नहीं चाहिए, उसे कोई डिस्टर्ब मत करो। थोड़े टाइम बाद वो खुद से ठीक हो जाएगा और मस्त नाचता हुआ बाहर आ जाएगा। उसमें उसको 1 दिन लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं। तो कहते हैं इसी बुक के अकॉर्डिंग कि फीमेल्स के साथ क्या होता है, जब वो झगड़ा करती हैं तो क्योंकि वो इमोशनली बहुत इवॉल्व है, तो उन्हें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने होते हैं। आप बस उनको सुन लो एंड प्लीज सुन लो, सोल्यूशन मत दो, क्योंकि उन्हें सोल्यूशन नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ आप सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाहती हैं। सिमिलरली जब मेल के साथ ये दिक्कत होती है तो उसका ये कहना है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। तो वो अपने आगे एक दीवार बना लेता है एंड वो अपने एक गुफा बोलते हैं, केव बोलते हैं, वो अपने खोपचे में, गुफा में चला जाता है। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले राज शमानी जी के पॉडकास्ट की बात कर रहे थे। Yes. तो राज शमानी जी में के पॉडकास्ट में अभी आमिर खान सर रिसेंटली आए। आमिर खान सर ने एग्जैक्टली इसी बारे में बात की। उन्होंने बोला कि तो उनसे पूछा गया कि रिलेशनशिप में आपको क्या लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कहाँ गलतियां हुई, क्या आपके साथ इशू हुआ। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात शेयर करी, एंड मैं ये बोलूंगी अच्छी बात शेयर करने से ज्यादा उनकी तारीफ करूंगी कि उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी एज अ मेल कि मैंने ये गलती करी थी। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज शेयर करी कि जब भी मेरी वाइफ से मेरा झगड़ा होता था तो मैं ना अपने आप को क्लोज कर लेता था। अब वो मुझे मनाने की कोशिश कर रही है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो मुझे मनाने की कोशिश कर रही है, वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है, बट आई एम लाइक अभी रहने दो, अभी मेरा मूड सही नहीं है, अभी मेरा मूड सही है। अभी ना मैंने अपनी एक वॉल बना ली। तो ये बात आमिर खान सर ने भी बोली है कि, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि ऐसा होता है, एक्चुअली साइकोलॉजिकली ऐसा होता है। तो हमने कहा अगेन, अब गलत मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं, इट जस्ट कि हमारी वायरिंग डिफरेंट है। तो जब आपने पूछा कि जब फीमेल गुस्सा हो जाए तो क्या करना चाहिए, सुन लीजिए, फोन साइड में रख के, टीवी साइड में बंद करके, अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ। अगर आप ऐसे सुनेंगे तो फिर और लड़ाई होगी, फिर वापस एक झगड़ा होगा, तो वापस एक झगड़ा होगा, एग्जैक्टली होगा। तो अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ फोन थोड़ी देर साइड रख के सुन लीजिए, तो वो खाली हो जाएंगे एंड शी विल बी नॉर्मल। बस दे जस्ट वांट टू एक्सप्रेस, उन्हें वो बातें करना अच्छा लगता है, उन्हें एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है। एंड सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेल कैन नॉट एक्सप्रेस और लेस एक्सप्रेसिव। इमोशन समझाए नहीं ना बचपन से, किसी ने सिखाया ही नहीं कि रो लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। क्या करा, चीटी मर गई, रोना नहीं। लड़के नहीं रोते, लड़के रोते नहीं है, लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़के चैलेंजेस फेस करते हैं, मैन होते हैं, है ना। तो अब उन्हें किसी ने सिखाया ही नहीं बेचारों को, उनकी गलती नहीं है, उन्हें नहीं आता। एंड फीमेल्स आर इमोशनली एक्सप्रेसिव, वो ज्यादा इमोशनल, क्योंकि बचपन से आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे घरों में हमारे भी होता है कि हम बोलते हैं कि ये कितनी जल्दी बड़ी हो गई ना, इसकी हरकतें कितनी बड़ी हो गई है ना, या हम बहुत जल्दी बहन को माँ का दर्जा दे देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो ट्रीट ही वैसे करते हैं। दे आर इमोशनली इवॉल्व, ज्यादा स्ट्रांग होती हैं इमोशनली, तो दे वांट टू एक्सप्रेस, और वही सेम एक्सप्रेस में लेस होते हैं मेल्स। दैट्स इट। तो हम जब हमने बात करी, मेल की बात करी, आपने बोला कि मेल जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो केव में चला जाता है। हाँ। सो मैं एक बार देखा कि मेल भी एक रबर बैंड की तरह होता है। वो कई बार दूर चले जाते हैं, है ना, एंड फिर वापस पास में आते हैं। वो ऐसा बिहेवियर क्यों करता है स्टेप से? इट्स वही कि वो जब वो दूर जा रहा होता है तो वो स्पेस चाहता है, ठीक है, लेकिन जब उसको लगता है अच्छा सब कुछ ठीक है, चीजें सॉल्व हो सकती हैं, या मैंने ही कुछ ऐसा कर दिया, मैं उस टाइम पे ऐसे रिएक्ट नहीं करता तो इतना बड़ा नहीं होता, देन ही रियली वांट्स टू क्लोज। बिकॉज कई बार उसे भी अपने इमोशन समझ में नहीं आते कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, या मैंने ऐसा क्या किया था कि उसको बुरा लग गया। मैं तो ठीक कर रहा था सब कुछ, मैंने तो फोन करके पूछा खाना खाया क्या, लेकिन अगर दिन में 50 बार पूछ लिया तो सामने वाला गया था फिर।
तो उसको नहीं समझ में आता कि क्या हुआ। तो वो वही है कि वो रियली वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, तो वो स्पेस मांगता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम गाने सुनते हैं, हाँ, हर गाने में एक लय होती है, सुर होते हैं, ताल होते हैं, बिल्कुल, उन सब में स्पेस होता है। yes. अगर वो स्पेस चला जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आई वाज टॉकिंग टू समवन एंड आई वाज शेयरिंग कि वो था ना गाना माधवन का सॉन्ग ब्रेथलेस, हाँ, ब्रेथलेस, है ना, जिसमें बिना सांस लिए उन्होंने इतना लंबा गाना। तो मुझे याद है जब वो गाना आया था तो मैं बहुत आई वाज अमेज्ड कि कोई बिना सांस लिए गाना कैसे गा सकता है, मतलब, और बहुत अच्छा गाया उन्होंने। लेकिन अभी थोड़े साल पहले एक स्टडी के जब आई वाज डूइंग सम ऑफ द स्टडी एंड आई गॉट टू नो कि वो ब्रेथलेस गाया नहीं है, वो एडिट ब्रेथलेस किया, कि उसके स्पेस जो थे वो हटा दिए गए, तो वो गाना ब्रेथलेस हो गया। तो आपको क्या, आप कोई गाना गा के देखिए, अगर उसमें ब्रेक नहीं है, स्पेस नहीं है, सुर नहीं है, ताल नहीं है, तो कैसे चलेगा। रिलेशनशिप में भी वो थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है खुद को समझने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और कहीं ना कहीं ये गलत नहीं है, ये आपको ही रिचार्ज करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो इट मीन्स आज यदि रिलेशनशिप के अंदर हम थोड़ा स्पेस दे के चलते हैं तो ये रिलेशनशिप हेल्दी हो जाता है। इट मीन्स ये नहीं कि कई बार बोलते हैं कि ज़्यादा स्पेस नहीं देना चाहिए रिलेशनशिप को लेकर, फ्रीडम नहीं देनी चाहिए एज ए मेल या फीमेल को लेकर। तो आप क्या सोचती हो, क्या फ्रीडम होनी चाहिए एक रिलेशनशिप को लेकर? इसमें जैसा कि मैंने कहा कि सुर और ताल किसी गाने में अगर स्पेस ना हो तो वो अच्छा नहीं लगेगा। एक लहजा होता है, एक स्पेस होता है, फिर एक गाना स्टार्ट होता है। तो आप पौधे हैं, आपके घर में प्लांट्स होंगे, आई एम श्योर आपके गार्डन में प्लांट्स होंगे। अगर आप उनको सनलाइट नहीं दोगे, फ्रेश एयर नहीं दोगे, तो मुरझा जाएंगे। सिमिलरली रिलेशनशिप में स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल ये है, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि स्पेस का इंटेंशन क्या है। स्पेस का इंटेंशन अगर उस रिलेशनशिप से भागना है कि स्पेस के नाम पे निकल लिए कहीं और, तो वो गलत है। लेकिन अगर स्पेस का जो इंटेंशन है वो अंडरस्टैंडिंग है, कि एक दूसरे को समझते हैं, 2 दिन जरा शांत रहो, 2 दिन थोड़ा मैसेज कम करते हैं, देन उन 2 डेज में 3 डेज में यू विल रियलाइज कि खुद भी एनालिसिस करते हैं किसी चीज को लेकर, कि बैठकर कि क्या मिस्टेक हो रही है, या क्या हम कुछ और भी ऐड ऑन कर सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर। करेक्ट, वेरी ट्रू, कि हम क्या कर सकते थे, इस पे ज्यादा रिएक्ट कर दिया, करना नहीं चाहिए था, वो भी तो थकी हारी होती है, बच्चे भी संभाल रही है, ये भी कर रही है। तो ये सब चीजें हमें समझ में आती है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, कि आप जो स्पेस ले रहे हो वो किस इंटेंशन से ले रहे हो, और स्पेस का ड्यूरेशन क्या है। स्पेस के नाम पे आप 2 महीने गायब नहीं हो सकते। मैं बोलती हूँ 1 महीने का स्पेस भी बहुत ज्यादा है, होना ही नहीं चाहिए। आप 3 दिन का ले लो, आप 4 दिन का ले लो, आप 5 दिन का ले लो, ठीक है। और स्पेस में भी ऐसा नहीं है कि, अगेन, स्पेस लेने का भी मतलब ये नहीं है कि स्पेस लेके आपको स्पेस पे जाना है, स्पेस लेके आपको मनाली जाना है, शिमला जाना है, कि मुझे स्पेस चाहिए। ये बिल्कुल कतई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि स्पेस चाहिए, ओके, झगड़ा नहीं करते, ईगो क्लैश नहीं करते, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते, थोड़े दिन चुप रहेंगे, ब्लॉक नहीं कर रहे, कुछ भी मिनट पे ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर, हम घर में हैं, एक दूसरे के सामने, विल नॉट टॉक मच। और वो जो साइलेंस है ना, उसमें कई बार ये रियलाइज हो जाता है उस स्पेस में कि हाँ, ये ठीक हो सकता था, ये गलत हो गया, ये भी तो मेरी इतनी केयर करता है, तो मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, इसने मुझे इतना बोल दिया तो मैंने क्यों कर दिया। वो सब चीजें होती है। स्पेस का एक्चुअल मतलब वो है कि आपकी इंटेंशन क्या है। आप सच में उस रिलेशनशिप की जो फ्रेशनेस है उसे वापस लाना चाहते हो, अंडरस्टैंडिंग वापस लाना चाहते हो, या आप उस रिलेशनशिप से भागना चाहते हो। तो मैम, एक फीमेल के लिए एक रिलेशनशिप के अंदर क्या जरूरी है, वाइस वर्सा एक मेल के लिए भी? क्योंकि रिलेशनशिप का पार्ट है, तो दोनों के लिए आई थिंक सेम चीज इंपॉर्टेंट है। प्यार दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हम करते हैं तभी हम रिलेशनशिप में आते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए क्या है? अब फीमेल के लिए हो सकता है रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। मेल के लिए हो सकता है अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फीमेल के लिए ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मेल के लिए भी ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट इंपॉर्टेंट दोनों के लिए कॉमन है। तो इनफैक्ट हम ये बात करेंगे कि लेट्स से प्यार हो गया, ट्रस्ट हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, और कम्युनिकेशन हो गया। ये इनके भी पैरामीटर्स हैं और पिलर्स हैं, ये इनके भी पैरामीटर्स और पिलर्स हैं। करेक्ट। तो आप अपने रिश्ते की डेफिनेशन खुद बनाते हो। हाँ, आप किसको क्या प्रायोरिटी देना चाहते हो वो आपके ऊपर है। तो लेट्स से मेरे भी ये 4 पॉइंट्स हैं, आपके भी ये 4 पॉइंट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपका पहले नंबर पे पॉइंट है मेरा भी वो पहले नंबर पे हो। इट्स नॉट दैट। तो हमें वो जरूरत होता है। जैसे हम बोलते हैं कि जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें ना नीड समझनी बहुत जरूरी होती है। आप अपने पार्टनर के साथ बैठिए और एक लिस्ट बनाइए, आप अपनी 5 नीड लिखिए, आपका पार्टनर आपकी 5 नीड लिखेगा, और जब आपको वो नीड समझ में आ जाए आप उस पर डिस्कशन कीजिए और फिर लाइफ को उस तरीके से जिए। एग्जाम्पल, आपने 5 चीजों की लिस्ट बनाई, आपकी 5 लिस्ट में सबसे टॉप पे है करियर, सही बात, फाइनेंसेस, प्यार, फैमिली एंड समथिंग, कोई भी, बच्चे हो गए, कुछ भी हो गया। अब वाइफ की लेते हैं। वाइफ की सबसे पहली लिस्ट है नथिंग।
क्या करोगे आप? एंड इट्स फाइन, इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ। उसको करियर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ, उसे चाहिए कि उसका पति कमा रहा है, उसका पैसे पति अच्छा, ठीक है। मैं घर संभालूंगा, हाँ। मैं घर अच्छे से रखूंगा, तो मुझे करियर नहीं चाहिए। आपके सेकंड लिस्ट पे मनी हो सकता है, उसकी सेकंड लिस्ट पे बच्चे हैं, बच्चे हो सकते हैं, हो सकता है पति भी ना हो। हाँ बिल्कुल ना हो। बच्चे सेकंड नंबर पे होता है, है। पति चौथे नंबर पे हाँ, चला बिल्कुल गया। है। तो हमें ना अब इस पे भी हम झगड़ा नहीं कर सकते। हम इस बात पे झगड़ा नहीं कर सकते क्योंकि मेरा पहला प्रायोरिटी करियर है तो तुम्हारा पहला प्रायोरिटी भी करियर होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। रादर देन आपने अपनी 5 शेयर करी, उन्होंने अपनी 5 शेयर करी, अब आप डिस्कस करो कि ठीक है हम इसको कैसे संभालेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर उनका पहला हाउसवाइफ बनने का है कि मुझे घर देखना है और आपका करियर है, तो जब घर आप वापस आए तो वो ये पूछे कि आपका दिन कैसा रहा और आगे हम क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, आप क्या नया सोच रहे हो, आप कौन से नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। और जब आप घर आए तो आप उनसे पूछे कि दिन कैसा रहा, बच्चों ने तंग तो नहीं किया, ज्यादा काम तो नहीं, थोड़ा रेस्ट किया अपने लिए। सिंपल। तो ये अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो इसमें कहीं झगड़ा ही नहीं है कि आपकी नीड अलग है और मेरी नीड अलग है। तो जो हमने बात करी कि रिलेशनशिप के क्या पिलर है, तो वो लव है, अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट है, भरोसा है, कम्युनिकेशन है। ये दोनों के लिए सेम। इसमें से ऐसा नहीं है कि मेल के लिए कम्युनिकेशन हटा दो तो चलेगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। करेक्ट। कई बार मैम ये भी देखा गया है कि एक रिलेशनशिप के अंदर हम कई बार कोई प्रॉब्लम्स आ गई, प्रॉब्लम सेंस ऑफ कि कोई फाइनेंस को लेकर इशू आ गया है ना, मेल और फीमेल बोथ दोनों के लिए, किसी करियर को लेकर कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई अदर सब्जेक्ट को लेकर आ गई, तो हम एक दूसरे से हेल्प नहीं मांगने में बहुत बड़ा हेजिटेशन करते हैं कि कैसे हम हेल्प मांगे एक दूसरे से। तो मैम उसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं? यदि हमें हेल्प मांगनी हो अपने पार्टनर से तो मैं कैसे बोलूँ उसको कि मुझे ये हेल्प चाहिए? यहाँ 2 चीजें आई। पहला कम्युनिकेशन आया कि हम बोल ही नहीं पा रहे। ऐसा कैसा रिश्ता है कि हम बोल ही नहीं पा रहे? सॉरी। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बोलना पड़ेगा। आजकल क्या हो गया ना रिलेशनशिप में, इनफैक्ट ये नई जनरेशन भी है, कैसे मैं बोलूं कि यू रीड बिटवीन द लाइन्स। क्यों भाई, खुद बता दो। हाँ। टाइम क्यों वेस्ट करना कि नहीं आप सोचो कि मुझे क्या बर्थडे गिफ्ट अच्छा लगेगा, मेरे जैसी टाइम वेस्ट नहीं करेगी, मैं बोलूंगी मुझे ये चाहिए, खत्म, पर्टिकुलर चीज ला के दो, सिंपल, ये कलर ये साइज है, ला के दो। तो हम ना ये इसमें लगे हुए हैं, हम अपने पार्टनर के साथ डमशलाट खेलने में क्यों लगे हुए हैं? इंग्लिश है, हिंदी है, 2 अक्षर है, 4, क्यों लगे पड़े? सीधे बोलो ना। तो वो सीधा बोलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि रिलेशनशिप का मतलब क्या है, आपका जो पार्टनर है, आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता तब बहुत खूबसूरत है जब आप अपने दिल की बात बेझिझक कह सकते हो। आप डरते नहीं हो कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, आपको ये घबराहट नहीं है कि ईगो क्लैश होगी, आपको ये डर नहीं लगता कि ये पता नहीं क्या कर देगा या मुझे क्या कर देगी या मुझे क्या बोलेगा। तो जहां ये थॉट आ गया कि मैं इसको कैसे बोलूं, तो या तो वहां ईगो है, सिंपल भाषा में, या तो ईगो बड़ी है और रिलेशनशिप को आपने नीचे रख दिया। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आपके मन में कभी सवाल आए, कभी दुविधा आए, कभी झगड़ा आए, कभी कुछ भी आए, आप हमेशा अपने आप से एक सवाल करना कि ईगो बड़ी या रिलेशनशिप, आपको जवाब मिल जाएगा। राइट। आपके लिए क्या है? तो एक इशू क्या है इस सिचुएशन में कि ईगो बहुत बड़ी है, आप बोल ही नहीं रहे। जैसे मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है कि बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। तो मैंने कुछ पर्टिकुलर रिश्तेदारी में ये देखा है कि मेल पैसे कमाते हैं, फीमेल घर देखती है। हाँ। राइट। अब मेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वो पैसे कमा रहे हैं उसमें से एक हिस्सा घर के खर्चे का वाइफ को दे। बिल्कुल करेक्ट। हाँ। तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि उनको क्या समझना चाहिए कि बिना मांगे दे दो हर महीने की पहली तारीख को या 5 को, जब भी आपकी सैलरी आती है। वाइफ का क्या कहना है कि जब उन्हें पता है मुझे खर्चा चलाना है तो मैं नहीं मांगूंगी, वो देते क्यों नहीं? इशू ये बहुत बड़ा जनरल देखा भी गया है। एग्जैक्टली। तो ये ना, ये समझना क्या है कि ये दोनों की प्रॉब्लम है। हाँ। कि इसमें ईगो भी है, वो कह रही है मैं मांगूंगी नहीं, उन्हें नहीं पता मुझे घर का खर्चा चलाना है, उनको नहीं पता कि खर्चा आ गया है। करेक्ट। और वो ये कह रहे हैं कि मुझसे मांगती क्यों नहीं है जब तुझे पता है मेरी सैलरी आ गई। तो ये थॉट्स भी हैं कहीं बहुत सारे। ये मिडिल क्लास में भी, ये हायर क्लास में भी है कि तो इसमें ना कम्युनिकेशन, वो ना अंडरस्टैंडिंग इतनी जरूरी है। या तो आप या तो वो अंडरस्टैंडिंग लेकर आइए और ईगो को मारिए गोली, साइड में रखिए, या तो ये तरीका है। या दूसरा तरीका ये है क्लियर कट कम्युनिकेशन, सिंपल भाषा में। मैंने कहा ना कि मैं देखती हूँ आप मेरे लिए बर्थडे पे क्या लाते हो, मुझे ये चाहिए, आ जाना चाहिए, सिंपल। मैं देखती हूँ मैं देखती हूँ आपको एनिवर्सरी याद रहेगी कि नहीं, या आप मुझे सरप्राइज देते हो कि नहीं, बोल दो
कह के सरप्राइज ले लो, रिएक्ट कर लेना ना कि सरप्राइज मिला है, ओ माय गॉड आपने ऐसा किया। आजकल सोशल मीडिया पे यही चलता है, यही चल रहा है। मैक्सिमम सरप्राइजेस सबको पता होते हैं कि क्या सरप्राइज है ना। वरना एग्जाम्पल कि हमारे टाइम पे हम बर्थडे सरप्राइज पे इतने रेडी नहीं होते थे कभी भी। आजकल वो रील क्योंकि बन रही है और सरप्राइज आएगा, मुझे ऐसे करना है, हो करना है, तो मैं पूरी तैयार होके मैं बैठी हुई हूँ। तो कहने का मतलब ये है कितने लाइक्स भी आ रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं, तो सरप्राइज कह के मांग लो ना कि आप सरप्राइज देना, मैं रिएक्ट करूंगी कि हो मुझे सरप्राइज मिला है, काम आसान हो जाएगा। इस उसमें पड़े हुए कि मतलब आपको कोई अवार्ड देना है अपने पार्टनर को, है ना, कुछ नहीं है ना, मतलब कुछ नहीं रखा। तो ये जिंदगी की ना छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं हम, रादर देन क्लैरिटी से बात करो, कम्युनिकेशन करो। जैसे मी एंड माई हस्बैंड, हमें सरप्राइजेस नहीं चाहिए, वी आर वेरी क्लियर, नहीं चाहिए। आप बता दो, आप मेरे बर्थडे पे क्या करो बता दो, मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा, हो वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट बिकॉज। और सरप्राइज ना हमें अब मान लीजिए वो ये क्यों भी है, अब हम दोनों का अपना स्केड्यूल है, बच्चा है, अपना काम है, बिजनेस है, सब कुछ है। अब वो मैंने उन्हें मिले सरप्राइज प्लान करा, मैं उसमें अवेलेबल ही नहीं। बिल्कुल आप अवेलेबल नहीं हो, एंड देन उनका भी कोई शेड्यूल हो, सर का कोई शेड्यूल है, एंड वो कहीं ना कहीं पे उसमें एंगेज है, भूल गए, मिस हो गए, तो फिर वो एक पहले से नाराज, फिर अलग कलेश, भूल गया मैंने तो सरप्राइज प्लान किया था, आपने मेरे सरप्राइज कैसी तैसी कर दी। तो इससे बेटर है क्लियर कम्युनिकेशन रखिए और ईगो को साइड में रखिए, कुछ नहीं रखा। अच्छा मैम, मैंने देखा है जब हम छोटे थे तो हमारे एक्चुअली जैसे हमारे मॉम भी हो गए या फादर हो गए, तो कभी जैसे हम ननियाल जाते थे तो फादर लेटर लिखा करते थे मॉम को, वो लेटर आता था, है ना, 15 दिन में पहुंचता था, क्योंकि वो 1 मंथ का ड्यूरेशन वहाँ पे था, तो उनको एक्सप्रेशन करना था। तो वहाँ पर उस टाइम पे इतना व्हाट्सअप तो चलता नहीं था, कि नहीं टेलीफोन भी इतना, तो लेटर के थ्रू आता था। एंड वो लव लेटर एक्सप्रेशन करता था कि क्या फील कर रहे हो उस टाइम पे आप। हाँ. तो आज भी मैम जैसे बहुत बार नाराजगी हो जाती है ना, बहुत इश्यूज रहते हैं, तो आजकल हमारे पास व्हाट्सअप भी है, बट वो फीलिंग नहीं आ पाती व्हाट्सअप के थ्रू। तो क्या आज भी क्या लव लेटर काम करता है, और करता है तो हम उसको किस तरीके से, हम उसको यदि कभी हो ऐसी सिचुएशन आए आज, तो क्या लव लेटर लिखा जा सकता है? मैं बोलती हूँ लिख के देखो वर्ड्स लिख के देखो, क्योंकि ना पहली बात तो क्यों नहीं लिखा जा सकता। हाँ. मतलब क्यों, ये एक इतनी प्यारी चीज है जिसके थ्रू हम अपने एक्सप्रेशंस ला सकते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत चीज है। हाँ, यदि ये चीज बनी है, यदि लेटर बनाया है, लव लेटर बनाया है, तो कोई ना कोई पर्पस तो रहा ही होगा किसी चीज को लेकर। यस, क्योंकि जब आप लिखने बैठते हो पूरे फोकस के साथ, तो आपका दिल, दिमाग, सब कुछ उस पर होता है, उसके एक एक वर्ड पर होता है कि आप क्या लिख रहे हो। कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है तो आप उसको काटते हो, मिटाते हो, सब कुछ करते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो जो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप भी मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखते हैं, करेक्ट है? आप एफर्मेशंस लिखते होंगे, कुछ लिखते हैं। आप क्यों व्हाट्सएप पे नहीं लिख रहे? क्यों फीलिंग नहीं आती, वो एग्जैक्टली फीलिंग नहीं आती, वो जस्ट टाइपिंग किया आपने एंड जस्ट सेंड कर दिया मैसेज। वेरी ट्रू। तो लिखने का एक अलग वो है ना। तो जब आप जज्बात अपने पेपर पे उतारते हैं, फिर शब्द ढूंढते हैं, है ना। हाँ. तो जैसे आप व्हाट्सएप पे लिखोगे तो आप कुछ लिखोगे, जब आप लेटर लिखोगे तो मेरी प्यारी ये, हाँ, या मेरी जान ये, या मेरा ये आप वो वर्ड्स ढूंढते हो। फिर आप वर्ड्स ढूंढते हो, ये अच्छा ये इसके साथ अच्छा लगेगा, ये इसके लास्ट में क्या लिखूं, योर हस्बैंड लिखूं, हाँ, या योर वाइफ लिखूं, या तुम्हारी वो नाम लिखूं जो वो प्यार से बुलाते हैं, है ना, या बहुत टाइम हो गया उस नाम को बुलाए हुए, तो वो नाम लिखो। उसकी ना फीलिंग अलग है। एंड ट्रस्ट मी, जितनी फीलिंग्स लिखने में आती हैं उतनी ही फीलिंग, इनफैक्ट उससे ज्यादा पढ़ने वाले को महसूस होती है। वो लगता है कि जैसे लाइव, मतलब हमें लाइव देख के कुछ फील कर रहा है। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज जैसे कि आपने कहा कि व्हाट्सएप के जमाने में खत्म हो गए, हाँ. तो मैं आपको रियली बताना चाहूंगी कि मैं आज भी लिखती हूँ। Wow. Because this is part of the communication, right? And sometimes it's like just कोई if नहीं, कोई but नहीं. It just thank you so much for being there. You're the best husband in the world. आप ये करिए और आप ये लिखिए। हाँ, हो इस बात को कुछ महीने गए हैं तो इसका मतलब याद दिला दिया, अब मैं फिर से जल्दी लिखूंगी। बट मैंने लिखे हैं। आस्क अमित सर, मैंने लिखे हैं, उन्होंने रखे होंगे संभाल के। तो उसकी फीलिंग अलग है। मेमोरी भी रहती है, क्योंकि व्हाट्सएप तो आपने सपोज करो डिलीट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, या सपोज करो आपने पुराने मैसेज है आपका व्हाट्सएप फुल हो गया, तो आपने डिलीट भी कर दिए, बट उनको तो आप शायद डिलीट नहीं कर पाओगे, वो आपके लाइफ टाइम तक आपके साथ रहते हैं वो चीजें। आप उनको जब जब देखोगे तो कहीं ना कहीं मेमोरी में कभी कभी कोई झड़ा हो भी गया और आपने वो मेमोरी उठा भी लिया अपने हाथ में,
तो लगेगा यार इतना अच्छा लेटर लिखा, हाँ इतना अच्छा बता, सब मुझे इतना ये मतलब इतना एक्सप्रेस करके उन्होंने सब चीजें लिखी, एक्सप्रेशन दिए अपने लव की, तो कहीं ना कहीं गलत नहीं थे यार, ठीक थे यार, आज हो गया होगा कोई बात को लेकर, किसी चीज को लेकर। बिल्कुल सही बात है। लोग कहते हैं ना पुराने जमाने तो खून से भी हाँ। लिखते थे, तो वो अरे बाप रे, मतलब किसी ने मेरे लिए इतना किया, तो वो फीलिंग्स आज भी है। आप करके देखिए, आपने बस करना छोड़ दिया। आप हाँ। नेटफ्लिक्स और इसमें इतना बिजी हो गए ना कि आपने व्हाट्सएप में और नेटफ्लिक्स में और डेटिंग एप्स में कि आपने करना छोड़ दिया। आप ये रियल मायने भूल गए। एंड लव लेटर, इट्स नॉट ओनली अबाउट लव लेटर कि आपको लिखना है, आप उसको सॉरी के रूप में भी बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कोई झगड़ा हुआ और कोई बात आपको पसंद नहीं आई तो आप वो भी लिख सकते हैं। आप सिर्फ तारीफ में भी लिख सकते हैं बिना इफ एंड बट करे, तो आप हर तरीके से लिख सकते हैं। बिकॉज ये एक तरह का ग्रैटिट्यूड है, एक तरह का प्यार है, एक तरह का थैंक यू है कि यू आर देयर फॉर मी। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, आप हमेशा ऐसे ही रहना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैम कई बार एक्चुअली हमने देखा कि फीमेल कुछ ऐसी बात बोल देती है जो मेल को लगता है कि वो उनसे प्यार नहीं करती। अच्छा। तो हाँ, तो वो उसको मैम कैसे वो एक्चुअली अपनी फीमेल नहीं बोले, या फिर मेल भी कई बार वाइस वर्सा कुछ ऐसे बोल देता है जिसको लगता है कि उसको फील नहीं होता कि वो फीमेल उसकी वाइफ उससे प्यार करती नहीं करती, हस्बैंड वाइफ के बीच में। एग्जाम्पल दीजिए। जैसे जैसे सपोज करो वाइफ ने बोल दिया कि तुम तो हमेशा बिजी रहते हो, है ना, मुझे टाइम नहीं देते, एंड ये बोला कि हमें कहीं पे आप जाते हो, आउटिंग पे जाते हो, और कहीं पे आप बिजनेस के टूर पे गए, हमें साथ लेके नहीं जाते, वहाँ बिजनेस के टूर पे आप हमें भी साथ लेके चलो, एंड शायद पॉसिबल नहीं हो सकता होगा उसके लिए, मेल के लिए। करेक्ट। यही, और तो उसको लगता है कि यार ये प्यार नहीं करते, हमको लेके नहीं आते कहीं पे, घुमाते नहीं कहीं पे। या जैसे फीमेल का यदि मेल पार्टनर बात करें तो कई बार फीमेल कहीं पे अपनी वाइफ जो है वो बिजी है किचन के अंदर, है ना, बाहर से हस्बैंड आया एंड उसने वो आती उसको पानी का गिलास चाहिए था, तो उसने बोला वो नहीं मिला, तो उसके दिमाग में आता है, हस्बैंड के दिमाग में आता है, ये बताओ मैं इतनी दूर से आया, प्यार ही नहीं करती मुझसे, बताओ कुछ, है ना, मैं बैठा हूँ मेरे प्रोजेक्ट के बारे में कोई डिस्कशन, वो उसके दिमाग में बच्चों की बात चल रही है, और वो क्या है बताओ मैं कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, अभी मेरे से डिस्कस ही नहीं करती, ये कहाँ प्यार करती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक लैक है आज कॉमन फैमिलीज के अंदर, ये लैक है। yes. और इससे सब जज कर लेते हैं Correct. कि यार वो मुझसे प्यार नहीं, मेरे वाइफ मुझसे प्यार नहीं करती है, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता। कैसे इस कम्युनिकेशन को दूर, या इसको कैसे दूर किया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हाँ। और ये बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज ये बेसिक है आज की तारीख में। आज मतलब बेसिक है चीज को, और हम मतलब जो हमारा जजमेंट होता है ना, जो हमारा माइंड जो होता है वो क्विक जजमेंट लेता है फटाफट। वो कहता है कि यार, और ये इंसिडेंट यदि एक दो बार हो गया तो फिर हम उसको मान लेते हैं कि यार ये नहीं है यार, वो मतलब प्यार नहीं है, वो होता है प्यार नहीं करते, वो पहले था बट आप नहीं है। हाँ, एक तो ना इसमें ये बहुत समझने की जरूरत है कि हर चीज का कंक्लूजन प्यार पे आके नहीं रह सकता। हाँ। कि प्यार नहीं है, पहला। दूसरा ये भी पॉइंट हो सकता है इसमें कि आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइम चेंज्ड, प्रायोरिटीज चेंज्ड, वक्त बदला है। आपका जो क्या बोलते हैं उसको, हनीमून पीरियड हो गया खत्म, अब हो गया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, आटा दाल चावल आ गया, घर का रेंट आ गया, पर्दे आ गए, घर नया खरीदना है वो आ गया, ऑफिस का प्रेशर बढ़ गया, बहुत चीजें बढ़ गई हैं। तो जो बंदा अगर उस फेज से ही नहीं निकला तो वो उसका थॉट गलत है, ठीक है, क्योंकि वो प्रायोरिटीज चेंज होती है। प्रायोरिटीज चेंज होती है, नीड्स चेंज होती है। जैसे अभी हम थोड़े टाइम पहले नीड की बात कर रहे थे हाँ। तो जिस फीमेल की नीड, लेट्स से नंबर 1 पे जिस फीमेल की नीड शादी के टाइम पे प्यार थी, उस फीमेल की नीड नंबर 1 पे प्यार थी, उस फीमेल की नीड माँ बनने के बाद पहले नंबर पे हेल्प है, बच्चे हैं। करेक्ट, कि अब उसे हेल्प चाहिए बिकॉज उससे अकेले नहीं हो रहा, तो वो चेंज हो गया। तो हमें ना क्या समझने की जरूरत है कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, रादर देन इस कंक्लूजन पे जाना कि ये मुझे प्यार नहीं करती, ये मुझे प्यार नहीं करता, हमें ये समझना है उसका रूट क्या है, हमें रूट कॉज पे काम करना है। जैसे आपने बोला कि वाइफ बोलती है कि अब आप हमें टूर पे नहीं लेके जाते, आप हम मुझसे प्यार नहीं करते। आपको सीधे जाके ये बात करनी है कि मुझे वक्त चाहिए, और हस्बैंड को ये बात समझनी है कि अगर मुझसे बार बार वो कंप्लेन कर रही है कि आप मुझे टूर पे नहीं लेके जा रहे, आप मुझे ट्रिप पे नहीं लेके जा रहे, इसका मतलब उसे बहुत टाइम हो गया घर में घिसते हुए। इट्स अ टाइम शी नीड्स अ फ्रेश एयर, उसे बाहर निकलना है। उसे भी थोड़े दिन साड़ी नहीं पहननी, थोड़े दिन सूट नहीं पहनना, उसे थोड़े दिन ये नहीं सोचना सुबह दोपहर शाम को क्या क्या बनेगा, उसे थोड़े दिन नहीं सब्जी कटवानी, उसे मेड के साथ चिक चिक नहीं करनी थोड़े दिन, उसे इन सब चीजों से छुटकारा चाहिए। ये रूट कॉज है। सिमिलरली अगर तो जैसे आपने ये वाला एग्जाम्पल, तो इसी एग्जाम्पल से मैं शेयर कर रही हूँ, तो हमें ना उसके रूट कॉज तक जाना है। राइट।
राइट? तो अब जैसे हस्बैंड है, अब हस्बैंड पहले पिक्चरें दिखाता था, अब थोड़ी कम हो गई। हाँ, वक्त बदल गया ना, वक्त बदल अब थोड़ा, अब क्यों? क्योंकि अब बच्चे भी हो गए तो उसके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, हाँ। है ना? डायपर का ही खर्चा इतना हो जाता है कि लगता है लोन लेना पड़ेगा तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, हाँ। तो वो अब रात दिन और एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ताकि हम्म। बच्चों की परवरिश अच्छे से हो सके, वाइफ को कोई किसी चीज की कमी ना रहे, मेरे पेरेंट्स को किसी चीज की कमी ना रहे। तो अब ये समझना है, हो सकता है वो 4 मूवीज अब ना दिखा पाए, एक दिखाए, तो उस रूट कॉज का, उसका रूट कॉज हम समझते हैं कि ओके अब टाइम चाहिए इसको, मूवी जाना है, अब टाइम चाहिए इसको, ये चाहिए। हस्बैंड आया है, घर थका हुआ आ रहा, तो हस्बैंड को क्या समझना है कि वो लगी पड़ी है पूरा दिन, उसको कोई वैसी हेल्प नहीं बात थी है। तो वो अकेले कर रही है, तो पानी अगर नहीं दिया तो आप दे लो। ठीक है। वाइफ को क्या समझना है कि आप पूरे दिन काम कर रही हो, करेक्ट, और आपका ये प्यार जताने का तरीका था कि जब आपके हस्बैंड आते थे तो आप भाग के जाती थी और पानी देती थी, लेकिन आज आपने बच्चों की वजह से या इसकी वजह से वो छोड़ दिया। आपको ये समझने की जरूरत है कि आप बच्चों के लिए भी कितना ही कर लोगे, इन लॉज के लिए भी कितना ही कर लोगे, कभी कम नहीं पड़ेगा, कभी पूरा नहीं पड़ेगा। तो बेटर क्या है, निकालो ना 5 मिनट, जो भी कर रहे हो सब छोड़ के वो पानी का ग्लास दौड़ते हुए लेके जाओ ना अपने हस्बैंड के लिए, अगर वो उनको अच्छा लगता है तो। सिंपल। तो वो रूट कॉज समझना जरूरी है। तो वाइफ को समझना पड़ेगा कि ये तो आप कितना ही कर लो, कभी खत्म नहीं होगा। घर के काम, घर का खाना, घर की सफाई कभी खत्म नहीं होगा। जॉब का प्रेशर, बॉस का प्रेशर, अगर वर्किंग फीमेल है कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन वो 5 मिनट इंपॉर्टेंट थे जब आपने उस इंसान के लिए जिससे आप प्यार करते हो सब कुछ छोड़ दिया, कि इस 5 मिनट के लिए ना बच्चे, ना इन-लॉज, ना किचन, ना मेड, ना खाना, ना चिक-चिक, मैं इस टाइम सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ जाके 2 मिनट बात करूंगी और उनको पानी का ग्लास दूंगी। हमें वो रूट कॉज समझना है। अगर हम सिर्फ ताना मारते रहेंगे, क्योंकि तुमने ये नहीं किया तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अरे भाई क्योंकि आपने ये नहीं किया तो आप मुझसे प्यार नहीं करते, ये नहीं होगा। ब्लेम मोड से निकल के हमें सॉल्यूशन मोड पे आना पड़ेगा। ब्लेम गेम से निकल के हमें सॉल्यूशन मोड पे। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस चीज क्या रूट कॉज क्या है। राइट। मैम वही एक्चुअली जैसे हमें किसी कोई भी रिलेशनशिप में हम आते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं पे रिश्ता टूट तो नहीं जाए, फियर होता है। उस फियर को कैसे दूर किया जाए? जब भी किसी इंसान को रिलेशनशिप में फियर होता है तो फियर उसे खुद से नहीं आता, फियर हमेशा उसके बचपन से आता है, उसके पास्ट बैगेजेस से आता है, उसके पास्ट रिलेशनशिप से आता है, उसके पास्ट जो उसकी परवरिश हुई है उससे आता है, उसके पास्ट परिवार से आता है, उसके पास्ट के सबकॉन्शियस माइंड से आता है। हमेशा से जब भी किसी इंसान को किसी चीज को लेके डर लगता है, किसी चीज को लेके एंजाइटी है, किसी चीज को लेके गिल्ट है, इश्यूज हैं, राइट, तो समझ जाइए कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये ऑलरेडी चल रहा है। तो जो फियर है ये उसके पेरेंट्स से आया है, या उसकी फैमिली से आया है, या उसकी परवरिश से आया है। हर चीज, जब भी कोई इंसान किसी चीज की कंप्लेन करे ना कि मुझे इनसिक्योरिटीज हैं, मुझे फियर है, मुझे कमिटमेंट का इश्यू है, तो आप समझिए, बिकॉज हम जैसे कि बोलते हैं कि एक बच्चे का दिमाग 7 साल 8 साल की उम्र तक सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है। वो अपने आजू बाजू जो कुछ भी देखता है, जिस भी चीज को देखता है, वो उसकी परिभाषा बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने ये देखा कि जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अगर उसने ये देखा कि मेरे फादर मेरी मदर को फिजिकल अब्यूज करते थे, तो उसने ये समझा कि ये प्यार में होता है, तो मेरे साथ भी हो सकता है और ये नॉर्मल है, क्योंकि सबका अपना अपना नॉर्मल है। तो क्योंकि उसके साथ ये रोज हो रहा था, उसने ये देखा, तो उसने क्या समझा कि प्यार की परिभाषा का मतलब क्या, कि सामने वाला हाथ उठा सकता है। जब उसने अपनी माँ को सबको खाना परोसते देखा और खुद अकेले में खाते हुए देखा, या कई बार अपनी प्लेट खाली देखी लेकिन सबको खिलाते हुए देखा, सबकी आओ भगत करते देखा, तो उसने प्यार की परिभाषा ये समझी कि प्यार में या जो फीमेल्स होती हैं उनको सबको प्लीज करना पड़ता है, सबको खुश रखना पड़ता है, खाना आखिर में खाना पड़ता है, और अपने आंसू किसी को नहीं दिखाने होते, किसी से बात नहीं करनी होती, और पापा जब हाथ उठाए तो चुपचाप अपने कमरे में जाके रो लेना होता है। तो उससे क्या हुआ, तो जो वो बचपन में उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्यार की डेफिनेशन, रिलेशनशिप की डेफिनेशन, रिश्तों की डेफिनेशन जो बन गई, उससे उसको लाइफ लॉन्ग फियर रहता है। फिर उसे क्या फियर है कि क्यों, और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ है, उसकी मम्मी छोड़ के चली गई या पापा छोड़ के चले गए, वो सिंगल पेरेंट के साथ रहे, तो उसे अपने रिलेशनशिप में हमेशा ये फियर रहेगा कि ये मुझे छोड़ के जाएगा, क्योंकि उसके लिए रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या बन गई उसके सबकॉन्शियस माइंड में, कि मेरे पेरेंट्स छोड़ के चले गए थे। तो ये जो फियर है, एंजाइटी है, गिल्ट है, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है, हमारे बचपन से आता है, हमारी परवरिश से आता है। तो अगर इसको ठीक करना है तो ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम है सबसे पहले, कि मुझे फियर है, मुझे दिक्कत है, मेरे को हर बार लगता है कि
मुझे कोई छोड़ के कोई चला छोड़ के चला जाएगा जाएगा। या मुझे हर बार डर लगता है। तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है और फिर इस पे काम करना है। अगर आपने इस पे काम नहीं करा तो आप अपनी लाइफ में देखेंगे यही पैटर्न आपके साथ बार बार रिपीट होगा। आपके साथ जो भी लाइफ में आएगा वो आपको छोड़ के जाएगा। तो इसलिए कई बार फिर ये भी देखा गया मैम कि यदि फिर हम इसको हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम यदि इनबिल्ड कर लेते हैं तो हमें बार बार कहीं ना कहीं पे लाइफ के अंदर हम देखते हैं कि बार बार धोखा भी मिलता है। कहीं ना कहीं पे हमारा ट्रस्ट टूटता है और फिर हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। क्योंकि एग्जैक्टली हमें वो प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में कर चुके हैं। तो हमें जब भी कोई पर्सन मिलेगा वो ऐसा ही मिलेगा जो हमारा ट्रस्ट ब्रेक कर देगा। वेरी ट्रू, ये बिल्कुल सही बात आपने बोली, क्योंकि हमारे साथ वही पैटर्न्स रिपीट होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अब उसको तोड़ने का सिर्फ तरीका एक है। पैटर्न्स बार बार इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि उन पैटर्न्स के अंदर एक लर्निंग छुपी हुई है। जब तक आप वो लर्निंग नहीं लोगे तब तक वो पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे। आपको ये बहुत समझने की जरूरत है। इसलिए खुद की पे हीलिंग पे काम करना, सेल्फ लव पे काम करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम, और फियर क्या है कि मुझे कोई छोड़ के चला जाएगा, इसका मतलब सेल्फ वर्थ है ही नहीं ना। हाँ, वो तो है ही नहीं। खुद से प्यार किया ही नहीं ना इंसान ने कि उसको लग रहा है दूसरा उससे प्यार ही नहीं करेगा, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, मुझसे तो कौन ही प्यार करेगा, कौन प्यार करेगा। एग्जैक्टली, ये थॉट्स होते हैं। हाँ, ये एक्चुअली सो मैम कई बार देखा गया कि पार्टनर में बहुत बार क्या होता है कि रिलेशनशिप के अंदर जलन हो जाती है। जैसे सपोज करो सेम प्रोफेशन में या डिफरेंट प्रोफेशन में अर्निंग है, दोनों अर्निंग है, कई बार जलन हो गई, कई बार हमें इनसिक्योरिटीज फील लग गई और कई बार हमें पॉजिटिव भी हो जाते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका रीजन पहले समझते हैं। इसका रीजन सेम है जो मैंने अभी आपको एग्जैक्टली थोड़ी देर पहले बोला कि आया कहाँ से, सबकॉन्शियस माइंड से, परिवार से हमारी जो परवरिश हुई है हमारे उससे आया। क्योंकि इंसान रिश्तों की परिभाषा सबसे पहले कहाँ देखता है? परिवार, फैमिली में देखता है। अपने मम्मा पापा, नियर में अपने मम्मा पापा का रिलेशन। सपोज करो आप पास में यदि कंबाइंड फैमिली है या फिर आसपास में कोई फैमिली के लिए सुन रहा है, वो देखता है अपने फैमिली को लेकर, तो उसके वहां से उसको वहीं से आता है। तो अब हो सकता है उसके पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा हो, हाँ, लेकिन उसके चाचा चाची का रिलेशनशिप में उसने मेंटल अब्यूज देखा है, फिजिकल अब्यूज देखा है, घर से निकालते हुए देखा है, डाइवोर्स देखा है, या अपनी फैमिली में उसने देखा है। तो जो सारा चीज आती है पहला तो यहाँ से आता है, इसका रीजन ही होता है। अब जैसे एग्जाम्पल बोला कि मुझे कोई छोड़ के चला जाएगा या ऐसा नहीं होता या वैसा नहीं होता रिलेशनशिप में, हम जो भी सोचते हैं। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? ये इनसिक्योरिटीज कहाँ से शुरू हुई? बचपन से शुरू हुई। कहाँ से दिमाग में आया? बचपन में मुझे पापा ने प्यार नहीं किया, उन्होंने कभी मुझे गोदी में नहीं उठाया, उन्होंने कभी मुझे शाबाशी नहीं दी, और कभी मुझे नहीं बोला कि बेटा या बेटी तू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लाइफ में। तो हम वैलिडेशन ढूंढते हैं, मतलब कि सेल्फ वर्थ तो कुछ रहा ही नहीं ना, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते रहे कि कोई हमें प्यार करेगा, कोई हमें शाबाशी देगा, कोई बोलेगा कि हम सुंदर है तब हम मानेंगे कि हम सुंदर है। तो रीजन क्या है? जब हम जेलेसी फील करते हैं, इनसिक्योरिटी फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, इसका मतलब हम अपने में खोखले हैं। हमने खुद से प्यार किया ही नहीं, हमने अपनी सेल्फ वर्थ समझी ही नहीं, और हम इसी लूप में फंसे हुए हैं कि इसके साथ तो और लड़कियां हैं, कोई और लड़की से पसंद आ गई तो, कोई और सुंदर लड़की मिल गई तो, मतलब इसका मतलब मैं अपने आप को सुंदर नहीं मानती। कोई और सक्सेसफुल करियर वाली लड़की मिल गई तो इसका मतलब मैं अपने आप को कम वर्थ समझती हूँ कि मैं इतनी करियर ओरिएंटेड नहीं हूँ या कुछ है। तो हमें ना वो चीज़ समझने की जरूरत है। पॉजिटिवनेस कहाँ से आती है कि मुझे छोड़ के चला जाएगा या किसी और को ना देख ले, क्योंकि बचपन में हुआ है ना उसके साथ ऐसा। तो हमें इसको हील करने के लिए क्या करना है? हमें इसको हील करने के लिए सेल्फ लव पे काम करना है, सेल्फ वर्थ पे काम करना है। ठीक है, हीलिंग के प्रोसेसेस आप कर सकते हो, आप काउंसलिंग ले सकते हो, आप होपोनोपोनो कर सकते हो, आप जर्नलिंग कर सकते हो, आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हो, आप कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन वो सेल्फ हीलिंग पे बहुत जरूरी है काम करना। अगर नहीं हुआ आप वापस से सेम पार्टनर अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि एक बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जब भी आपको लगता है कि ये भी ऐसी निकला, ये भी ऐसी निकला, ये भी ऐसी निकला, ये भी ऐसी निकला, और वाइसा वर्सा, ये भी लड़की ऐसी निकली, ये भी लड़की ऐसी निकली, ये भी लड़की ऐसी निकली, आप ये समझना इन सब में कॉमन क्या है? आप कॉमन हम हैं। तो ठीक किसे होना है? ठीक हमें होना है। एग्जैक्टली। तो मतलब मैम मैनिफेस्ट करके भी हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। कुछ ऐसे रिचुअल्स है जो हमारे, जो उस रिचुअल्स को हम फॉलो करें डे बाय डे अपनी लाइफ के अंदर, तो हमारा रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। बिल्कुल बेटर हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, बहुत अच्छे से। मैं मैक्सिमम इसलिए बोल रही हूँ कि एफर्ट दोनों के लगते हैं, राइट? अब मैं सिर्फ ये बोलूं कि मैं सिर्फ मैनिफेस्टेशन करके, मैं एफर्मेशन करके, विजुलाइज करके मैं ठीक कर लूंगी और सामने वाला अपने उसी जोन में चल रहा है, तो ये भी नहीं है। बट आप इसको बहुत हद तक बेहतर कर सकते हो। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, हम हमेशा ब्लेम गेम,
पे खेलते हैं। हमेशा हमें गलती सामने वाले की दिखती है। गलत कौन है? सामने वाला। गलत बात किसने बोली? सामने वाला। आपको अपनी गलती नजर नहीं आती। लेकिन जब आप सेल्फ हीलिंग पर आते हो, जब आप सेल्फ लव पर आते हो, तब आपको ये समझ में आता है कि आप भी उतने ही जिम्मेदार थे रिलेशनशिप खराब करने में जितना सामने वाला। आपको भी सिचुएशन इस तरीके से संभालनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कहा कि हर चीज में कॉमन क्या है? आप। तो इसका मतलब आपको अपने पे काम करना है। तो मैनिफेस्टेशन जर्नी पे जब आप आते हो तो आप ये समझते हो कि आपको खुद पे काम करने की बहुत जरूरत है। तो जब आप खुद पे काम करते हो, आप ये समझते हो कि ओके मुझे हीलिंग की जरूरत है, तो मैंने होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर दी, मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर दी कि आज मुझे लग रहा है कि सामने वाले में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है मेरे पार्टनर में या मेरे हस्बैंड में या मेरे फियांसी में। ये नहीं समझ में आ रहा कि बहुतों के पास ये है भी नहीं। एटलीस्ट यू आर लकी इनफ कि आपके पास हस्बैंड है, आप लकी हो कि आपके पास वाइफ है। बहुतों के पास नहीं है। आप लकी हो आपके पास गर्लफ्रेंड है या फियांसी है या पार्टनर है या होने वाला पार्टनर है। बहुतों के पास नहीं है। आज अकेले कमरे में लोग कितने क्या बोलते हैं उसको, मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा और डिप्रेशन का शिकार है। आप समझ भी नहीं सकते। अपनी बात को कहने के लिए उनके पास कोई नहीं है। उनसे किससे अपनी बात बोले। वेरी ट्रू। एंड मैम कहीं ना कहीं पे देखा गया है कि आज बहुत लोग जो है वो अपने आप को मतलब जैसे काफ़ी यंगस्टर से बात होती है तो कहते हैं कि हमें आगे शादी नहीं करनी है। रिलेशनशिप को लेकर वो बहुत डर है, बहुत फियर रहते हैं उनके अंदर, है ना। और वो क्योंकि वो देखते हैं कि कहीं ना कहीं पे आज लव मैरिजेस भी हो रही है बहुत सारी। 6 मंथ के बाद पता लगता है कि ब्रेकअप हो गया, है ना। पता लगता है कि पेपर एनिवर्सरी जो आजकल एक नया टर्म्स आया पेपर एनिवर्सरी को लेकर कि 1 साल की जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी जो 1 साल का जो पीरियड है उसको पेपर एनिवर्सरी बोला जाता है, क्योंकि वो कभी भी फाड़ा जा सकता है। वो ऐसा क्या? हाँ, वो मैंने एक पॉडकास्ट किया था मैम के साथ, तो उन्होंने बताया मुझे कि ये एक टर्म आती है जो उसको हम पेपर एनिवर्सरी बोलते हैं, जो उसको कभी भी हम उसको फाड़ सकते हैं। मतलब वो कि ये शादी 1 साल के बाद बोलते हैं कि हाँ अब ठीक, अब चलना चालू हुआ शादी। सो मैम ये क्या एक ये रिलेशनशिप के अंदर होप करना, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, एक रिलेशन से दूसरी तरफ बनाना, तो कहीं ना कहीं पे आगे क्या फ्यूचर है एक मैरिज का? आप सोचिए कि कितने खोखले हो गए हैं रिश्ते, जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो आपने टर्म बोला क्या, हाँ, पेपर एनिवर्सरी कि वो 1 साल तक लिख रहे हैं कि हाँ, इसके बाद 1 साल तक उसको माना जाता है कि पेपर एनिवर्सरी है, पर मतलब शादी का कोई वो फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब रिश्ते कितने खोखले हो गए आप सोचो। जबकि अगर आप असलियत में देखोगे तो 1 साल तो सिर्फ ये समझने में चला जाता है कि परिवार क्या सोचता है, कैसे रहता है, कैसे खाता है, मैं गुस्सा होती हूँ तो मुझे कैसे मनाता है, मेरे पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करता है, दिवाली कैसे मनाता है, होली कैसे मनाता है, जन्माष्टमी कैसे मनाता है। 1 साल तो इसी में निकल जाता है। तो 1 साल में क्या ही समझा इंसान। धीरे धीरे जब आप उस रिलेशनशिप में आप सारी सिचुएशंस देखते हो, आप सारे त्योहार मना लेते हो, आप बहुत सारे गेट टुगेदर्स में चले जाते हो, तो कहने का मतलब है स्लोली ग्रेजुअली आपको समझ में आता है कि रिलेशनशिप कैसा है। हाँ, कुछ बहुत डिफरेंट और अलग लेवल के एक्सट्रीम बिहेवियर्स हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा 2 दिन में, 4 दिन में या महीने भर में कि हाँ रेड फ्लैग्स दिख जाएंगे। लेकिन मेजरली मैच्योरिटी जो होती है वो तो धीरे धीरे, कहते हैं ना प्लांट धीरे धीरे फ्लावर धीरे धीरे ग्लूम करता है। तो ये रिश्ते बहुत खोखले हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं है, इनका कोई, क्योंकि इनमें कमिटमेंट नहीं है तो इनका कोई फ्यूचर भी नहीं है। और मुझे लगता है कि 1 साल तो जैसे मैंने शेयर किया ये ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद समझ में आता है, ये डिसीजन हम ले पाते हैं, ओके अब ये आया तो हस्बैंड ने कैसे ट्रीट किया, ऐसी सिचुएशन आई तो वाइफ ने कैसे ट्रीट किया। क्योंकि कहते हैं ना शुरू के 6 महीने तो वाइफ अपने घर पे रहेगी, 2 महीने त्योहार आ गया, फिर तीसरे महीने त्योहार पे कहाँ वक्त मिलता है, कहाँ वो बॉन्डिंग, वो ट्यूनिंग बिताने का वक्त मिलता है। और आज लोग बोल रहे हैं 1 साल में खत्म। 1 साल में खत्म तब हो सकता है, 6 महीने में खत्म या 4 दिन में खत्म तब हो सकता है जब वो एक्सट्रीम लेवल पे आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप मिल गया या आपको रेड फ्लैग्स बहुत सारे मिल गए, तब समझ में आता है। बट उसके अलावा तो फिर इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। मैम बहुत बात देखा है कि सेक्सुअल डिजायर को लेकर भी काफी डिफरेंसेस है कपल्स में। ओके, सो वो डिफरेंसेस हम कैसे कम कर सकते हैं? अगेन जैसे मैंने पहले बोला कि रूट कॉज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो है मेल बॉडी फीमेल बॉडी, उनकी वायरिंग बहुत अलग है, उनका ब्रेन बहुत अलग लेवल से काम करता है, उनके सेल्स बहुत अलग, उनके थॉट्स बहुत अलग लेवल से काम करते हैं। तो उनका जो इंटरनल बॉडी और माइंड है, जो सोल है, वो अलग लेवल से काम करती है, मेल की अलग लेवल से काम करती है। अब अगेन पहला रूट कॉज को समझना है कि इसका रूट कॉज क्या है। दूसरा कम्युनिकेशन से समझ सकते हैं, राइट, रादर देन झिझकने के, अपनी बात अपने तक रखने के। हाँ। आप बात करो कि अगर ऐसा है तो क्यों है। जब आपको उसका रीजन समझ में आए तो बिना जज करे उस रीजन पे काम कीजिए, रादर देन कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मेल की डिजायर है, एक फीमेल की भी है, बट अब वो क्योंकि नीड चेंज हो गई, वक्त चेंज हो गया, अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, उसे घर भी चलाना है, उसे खाना भी बनाना है, उसे बच्चों को भी देखना है, उसे इन लॉज को भी संभालना है, तो शायद उसमें इतनी एनर्जी ही नहीं बची है
राइट तो क्योंकि अब आपको ये रूट कॉज समझ में आ गया, तो अब आपको ये समझना है कि ओके अब इसमें क्या कर सकते हैं, क्या मैं कोई हेल्प ला के दे दूं, राइट ताकि इसको थोड़ा वक्त मिल सके, या इसे हर थोड़े दिन में, हफ्ते में एक बार मैं बाहर ले जाऊं। बाहर मतलब अच्छा खाना खिलाने, और अच्छा खाना खिलाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आपको 5 स्टार ही ले जाना है। सही है। आप कहीं भी जाके जहां आप वक्त बिता सकते हो, या क्या मैं इससे 10 मिनट के लिए बात करना शुरू कर दूं, रोज फोन साइड में रख के हम सिर्फ 10 मिनट बात करेंगे, या क्या हम डेली वॉक करना शुरू कर दें। मैंने जैसे लास्ट टाइम भी शेयर किया था, वॉक द टॉक। वॉक द टॉक हस्बैंड वाइफ में बहुत काम करती है, कपल्स में बिल्कुल। बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि उस टाइम सिर्फ आप दोनों होते हो। तो आप उस रूट कॉज तक जाके उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए कि क्यों कम होगी। अगर मेल की कम हुई है तो आपको वो समझना है कि मेल की क्यों कम हुई है, क्या प्रेशर ज्यादा है, वर्क प्रेशर ज्यादा है, फाइनेंसिस का ज्यादा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बॉस के साथ झगड़ा तो नहीं चल रहा, या ये कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं, कोई एक्सपेंशन सोच रहे हैं, या कोई गलती से कहीं लॉस तो नहीं हो गया जिसके बारे में शेयर नहीं कर रहे हैं, या फिजिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ भी। आप बैठ के बात कीजिए, आप उसके रूट कॉज को समझिए, और उस रूट कॉज के लिए आप प्लीज काम कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम ऐसे कभी भी देख पार्टनर, ये आपने जो बात बोली ये सही बात है कि आप मतलब कि पार्टनर भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाता उस सेक्सुअल को लेकर, है ना, कि कहीं ना कहीं वो हेजिटेशन लगता है, क्योंकि हमारे फैमिली में ये बड़ा टैबू टॉपिक है कि हाँ कैसे बात करें, कैसे हम अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से ये चीज़ बोलूँ कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है या किसी चीज़ को प्रॉब्लम है। तो कम्युनिकेशन, जैसे बताया आपने कि कम्युनिकेशन से हम बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैम जैसे बहुत लाइफ के अंदर बहुत बार होता है कि हम टेंशन में होते हैं, और वो टेंशन चाहे बच्चों की हो सकती है, बच्चों को लेकर हो सकती है, कोई प्रॉब्लम बच्चों को लेकर, कैरियर को लेकर, है ना, खुद के फाइनेंस को लेकर हो सकती हो, तब भी हम बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर के अंदर हमारी दूरियां बढ़ जाती है। तो क्या किया जाए तो वापस हम नज़दीक आ सकते हैं, कैसे शेयर करूँ, बिकॉज ये भी बहुत मतलब आज हमारे फैमिलीज में बता ही नहीं गया ना हम कि हम ये बात भी हम शेयर कर सकते हैं किस चीज़ लेकर। यस, इसमें मैं वापस से सेम चीज़ बोलूँगी कि प्रायोरिटी पहले तो, कि आज अगर आपको रिलेशनशिप ठीक करना है, या आपको लग रहा है वापस से दूरियां बढ़ गई हैं, कम्युनिकेशन नहीं है, तो आपको पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दोनों को बैठ के ये बात करनी पड़ेगी कि सुनो, हम पहले आए थे, ये बच्चे बाद में आए हैं, इन लॉज बाद में आए हैं, घर का काम, घर की मेज बाद में आई हैं, ये सब चीजें बाद में आई, तो हम पहले थे ना, हम कहाँ खो गए। बैठ के बात करो ना प्लीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने बात करी, अब आपको सोल्यूशन निकालना है। जैसे मैंने बोला कि रूट कॉज पे जाके सोल्यूशन क्या हो सकता है, आपको ये समझना है। सोल्यूशन कैन नॉट बी ऑलवेज मॉरिशस जाना है, सोल्यूशन कैन नॉट बी ऑलवेज कि मुझे पेरिस जाना है, मुझे यहाँ जाना है, एग्जैक्टली आउटिंग भी जाना है, तो छोटी डेस्टिनेशंस भी हैं। एक ऐसी डेस्टिनेशन भी, आप सुबह गए शाम को आ गए, बच्चों को किसी ने संभाल लिया, या आप लेट्स से बच्चों को लेके भी चले गए। अगर आपके पास हेल्प है तो बहुत अच्छी बात है, आपके इन लॉज साथ रहते हैं तो आपने कर लिया, नानी का घर पास में है तो आपने नानी को दिया और आप चले गए। वन डे प्रोग्राम, आपको बस क्या समझना है ना, प्रायोरिटी समझनी है, सिंपल। जिस इंसान के लिए आप दुनिया से लड़ने को तैयार थे, प्यार करते थे, फूल लाते थे, पिक्चर दिखाते थे, आज वो इंसान उसी प्रायोरिटी लिस्ट में है क्या, या प्रायोरिटीज चेंज हो गई। अगर आपका रिश्ता अभी भी टॉप प्रायोरिटी पे आपको रखना है, तो आपको बस वो छोटे छोटे सोल्यूशंस निकालने हैं। सोल्यूशन कैन बी एक दूसरे को थैंक यू बोलना, सोल्यूशन कैन बी एक दूसरे की हेल्प करना किचन में, समटाइम्स बिना बोले। अब आप बार बार वाइफ के सर पे चढ़ के बोलोगे मैं क्या करूं, मुझे कुछ काम बता दे, जाओ यहाँ मैं खुद कर लूंगी, राइट, रादर देन कि अच्छा ठीक है आज चाय मैं बनाऊंगा, ठीक है, वो आपके लिए थाली परोसती है, आज आप उसके लिए थाली परोस, बोल बैठ मैं परोस के लाता हूँ, यहाँ रखो उसकी थाली, यहाँ रखो उसका पानी, आप कर दीजिए ना। छोटी छोटी चीजें, ग्रेटिट्यूड लेटर लिख दिया, मूवी दिखाने ले गए, खाना खिलाने ले गए, है ना, और कुछ नहीं हो रहा तो वॉक पे चले गए, कुछ नहीं हो रहा तो फोन साइड में रख के, टीवी ऑफ रख के, नेट ऑफ रख के, नोटिफिकेशंस ऑफ रख के, सिर्फ 10 मिनट बात, 10 आई एम टेलिंग यू, काफी है 10 से 15 मिनट। आप 15 मिनट डेली के निकालने लगे ना अपने रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप थैंक यू बोलने लगे ना अपने पार्टनर को, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि हम इतने खिचखिच मचमच में इतने चले गए ना कि जो अच्छी चीज थी हम उसे देखना ही भूल गए। एंड मैम मुझे लगता है कि जैसे मैं बहुत सारे पॉडकास्ट आज देखता हूँ रिलेशनशिप को लेकर, एंड बहुत सारी कन्वर्सेशन भी मैंने किए पॉडकास्ट में रिलेशनशिप को लेकर। मुझे कहीं ना कहीं पे जो आपने जब जो बोली है वो मुझे यहीं पे लगती है मैम। मतलब जितने भी हम बात कर ले, है ना, पॉडकास्ट को लेकर, कितनी भी हम रिलेशनशिप को लेकर बात कर ले, बट जो आपने जो की बताई ना मैम, ये की यदि कोई भी एक्सेप्ट कर ले और कोई भी हस्बैंड वाइफ इस की को मतलब ओपन कर ले, तो मुझे लगता है कि
इट्स 70-80% प्रॉब्लम, 90% प्रॉब्लम सॉल्यूशन है यहाँ पर इस चीज को लेकर। बिल्कुल सही। सो मतलब ये जो लाइन है ना, स्टेटमेंट है, आपने बताया कि ग्रेटिट्यूड करना है ना, एक दूसरे को थैंक्स कहना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे को समझना, एंड बिना नोटिफिकेशन के एंड बात करना, कम मतलब जो जहाँ पर हम हमारे पास कोई बाहर आउटर सोर्सेज नहीं हो, हाँ। लाइक ऑफ मोबाइल, जो Yes. बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है आज यस एक फैमिली को लेकर। साथ में हम बैठे हैं फैमिली के साथ में, सब अपने मोबाइल्स पे लगे हुए हैं। यस हम डिनर करने बाहर करने जा रहे हैं, एंड देन पता लग रहा है सामने आमने सामने बैठे हैं, बट फिर भी साथ नहीं है। यस। आपने जैसे अभी बहुत अच्छी बात बोली कि खुद पे काम करना हाँ, बड़ा मुश्किल है खुद पे काम बड़ा करना। मुश्किल है। मतलब वो लगता है कि आई एम परफेक्ट, यस है ना, मैं हर तरह से सही हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो भी सही है, जो मैं कर रहा हूँ वो भी सही है ना, उसमें कुछ भी मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, सामने वाले को ही चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि वही कहीं ना कहीं पे गलत है, गलत सोच रहा है या गलत कर रहा है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आ, हम जैसे ये उतना ही मुश्किल है जैसे कि मैं अगर आपको ये बोलूं कि आपको मैंने एक एक पत्थर दिया है हाँ और अब आपको उस पत्थर को तराशना है, तो आप उसको तराशोगे बड़े मजे से, हाँ लेकिन आपको पता है वो पत्थर कितनी चोट लेगा, तो आप उसको बिल्कुल। तराश रहे हो। अब मैं आपको दूसरा सिनारियो देती हूँ, आप पत्थर हो, कोई और तराशेगा, कितना मुश्किल है। बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे बहुत मुझे लगेगा ना लगेगा, चिजल मुझे करने के मुझे लिए उस चीज को फील करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा उस चीज को तो लेकर। मुश्किल है ना, मुश्किल हमसे होता नहीं, राइट। आसान है दूसरों को चेंज करना। आसान है दूसरे को चेंज करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो खैर ये अचानक से बीच में आया, बट इट्स अ वेरी गुड ब्यूटीफुल थॉट। हम किस बारे में बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि जो आपने बोला कि कम्युनिकेशन, एक्चुअली देखा जाए तो ग्रैटिट्यूड करना, हेल्प करना, ये सब इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो ये बिल्कुल वैसे इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने कहा कि इसमें सिर्फ एक चीज समझनी है कि आपको आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज पता होनी चाहिए। सिंपल। इस दुनिया में हर इंसान की लव लैंग्वेज अलग है। एक बच्चे की लव लैंग्वेज अलग है, एक बड़े की लव लैंग्वेज अलग है, एक बूढ़े इंसान की, बुजुर्ग इंसान की लव लैंग्वेज अलग है, एक छोटे बच्चे की और कॉलेज के जाने वाले बच्चे की लव लैंग्वेज अलग है। तो वो लव लैंग्वेज पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज समझ ली तो आपका रिश्ता आसान हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है, एफर्ट लगा पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा हर इंसान की लव लैंग्वेज अलग होती है। अब लव लैंग्वेज क्या है? मेरी लव लैंग्वेज है कि मुझे गिफ्ट अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये बात पता है तो आप हर एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में, एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे आप लाओगे। लेकिन यहाँ होता क्या, एनिवर्सरी बर्थडे साल में एक बार आते हैं। हाँ। तो आप छोटे छोटे ओकेजन पे, और गिफ्ट लाने का मतलब एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं है। आपने अगर मुझे हाथ से लिख के एक नोट दिया तो आई बी वेरी हैप्पी इन इट। मेरी लव लैंग्वेज वो है। आपकी लव लैंग्वेज क्या है? आपकी लव लैंग्वेज है अप्रिसिएशन। अगर मैं आपकी तारीफ करूं तो आपको अच्छा लगता है, तो वाइफ कर देना फिर तारीफ हर थोड़ी देर में। आपने ये किया मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने ये किया मुझे बहुत अच्छा लगा, राइट। तो हमने ये लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। वाइफ की लव लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विस। ये देयर इज अ बुक कॉल्ड 5 लव लैंग्वेजेस, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत प्यारी बुक है, 5 लव लैंग्वेजेस। इसमें 5 लव लैंग्वेजेस बताई हुई है, जिसमें से एक हो गई आपकी एक्ट ऑफ सर्विस, कि आप उसको हेल्प कर सकते हो। हाँ, कि आपको उसको हेल्प करनी है। आपने किचन में कर दी वाइफ को, वाइफ ने हस्बैंड को किसी काम में हेल्प कर दी, तो हेल्प करना इज एक्ट ऑफ सर्विस। जिसमें से एक आती है फिजिकल टच। किसी एक की लैंग्वेज फिजिकल टच हो सकती है कि जब आप बैठो तो ऐसे हाथ में हाथ पकड़ के बात करो, जब आप घर से निकलो तो हक करके जाओ, फोरहेड पे किस करके जाओ। तो ना इस तरह से हर इंसान की ना लव लैंग्वेज अलग अलग है। तो अगर आपने अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज समझ ली और आपने अपने अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी पे रखा है, तो जब आपको लगता है कि लाइफ में सूनापन आ गया, बोरिंग हो गया रिलेशनशिप, हम एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकालते, आप ये छोटी छोटी चीज करते रहिए। आप ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए, आप फिजिकल टच रखिए, आप एक्ट ऑफ सर्विस करते रहिए, आप हेल्प करते रहिए, राइट। और आप गिफ्ट्स लाते रहिए। अगर किसी की लैंग्वेज गिफ्ट है, आप ये करते रहिए, चलता रहेगा आपका रिलेशनशिप। कभी बोरियत नहीं होगी, कभी नहीं लगेगा कि इस रिलेशनशिप में स्पार्क नहीं है। तो ये चीजें बनाए रखने के लिए स्पार्क बना रहता है। क्योंकि मैम एक देखा गया एक टाइम के बाद में, जैसे 10 to 15 ईयर्स हो गया है, उसके बाद में मतलब जैसे नॉर्मल कॉमन वर्ड है, कॉमन सेंटेंस सुनने को मिलते हैं आसपास, अरे अब तो 15-20 साल हो गए, अब क्या स्पार्क बचा है, शादी में खत्म हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं है यार, दोनों में स्पार्क खत्म है, नहीं मैं वाइफ में है ना हस्बैंड के अंदर है, कुछ है रहा नहीं, कुछ शायद में कुछ रहा नहीं। तो ये मैम ये जो स्पार्क वाली चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाना, तो वो स्पार्क आज भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं एंड वो चाहते हैं कि वो पूछना चाह रहे, वो जानना चाहते हैं कि कैसे अपनी स्पार्क को बनाए रखे, क्या करें जो वो स्पार्क आज भी रहे।
स्पार्क के लिए मैंने कि जब रिलेशनशिप 10 साल पुराना 15 साल पुराना हो जाता है, तो जैसे मैंने अभी एग्जैक्टली मैंने इसी का जवाब दिया कि वो लव लैंग्वेजेस हैं। आपको वो लव लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए और आप उनको लाइफ लॉन्ग करते रहोगे तो वो स्पार्क बना रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने शायद आपके एपिसोड 1 में भी इस बात का एग्जांपल लिया था कि जो रिलेशनशिप है वो प्लांट की तरह है, पौधे की तरह है। आप उसे नर्चर करते रहोगे वो चलता रहेगा, आप उसको छोड़ दोगे वो मुरझा जाएगा, आप उससे बात नहीं करोगे मुरझा जाएगा, आप उसको पानी नहीं दोगे मुरझा जाएगा, आप उसे सनलाइट में नहीं रखोगे मुरझा जाएगा। अगर वो छांव में रखने वाला है तो आप उसको अगर शेड में नहीं रखोगे, छांव में नहीं रखोगे तो भी मुरझा जाएगा। तो रिलेशनशिप भी आपके हमारे जो है वो प्लांट की तरह है, हमें नर्चर करने पड़ते हैं, पौधे की तरह है। सिमिलरली अब आपसे मैं एक सवाल करती हूँ, आपके घर में अलमीरा है? बिल्कुल है। उसमें हर तरह के कपड़े हैं, हाँ है। हर रंग के हर साइज के कपड़े हैं। तो आपकी अलमीरा कैसे रहती है? क्या आपकी अलमीरा खराब होती है? फिर आप उसको फिर से नहीं होती होगी ना, मतलब एक टाइम के बाद, एक टाइम के बाद एक टाइम तक तुम संभाल के कपड़े तय बना के हैंगर में लगा के रखते, लेकिन एक टाइम के बाद वो खींच के चले पहने और चला गया, फिर वो खराब हो जाती है। खराब होने के बाद हम उसे लगाना पड़ता है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो बिखर जाएंगे। अगर हम नहीं लगाएंगे तो सामान बिखर जाएगा। अगर हम नहीं लगाएंगे तो उसमें उसकी फ्रेशनेस चली जाएगी। अगर हम उसे नहीं लगाएंगे तो सिर्फ आगे आगे का इस्तेमाल होगा, पीछे का रह जाएगा। करेक्ट। रिश्ते भी वैसे ही हैं। तो ये अलमारी है, अलमारी के जो कपड़े हैं ये उथल पुथल होंगे, इनकी फ्रेशनेस चली जाएगी, आपको उनको टाइम टू टाइम तय लगाना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप में भी ना वो टाइम टू टाइम स्पार्क रखना पड़ता है, आता नहीं है। हम सिर्फ पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ स्पार्क लाए। आप एफर्ट तो डालिए। अगर आप ये एफर्ट डालेंगे ना कि ओके ठीक है मैंने ना एडवांस बुकिंग करी है, मैं लेके जाऊंगा, तो आप देखना अगली टाइम वो एक डिश आपके लिए जरूर बना के रखेंगे कि मैंने ये एफर्ट लगाया, या मैंने आपका बेड बना दिया, या मैंने आपके लिए अलमारी बना दिया, मैंने आपके लिए ये कर दिया, मैंने आपके लिए ये ठीक कर दिया। आप देखिएगा जरूर। लेकिन सिर्फ ये एक्सपेक्ट करना कि सामने वाला ही स्पार्क जगाएगा, ये गलत है। तो जैसे हम पौधों को पानी भी डालना है, धूप भी देनी है, खाद भी देनी है, सनलाइट भी देनी है, सब कुछ देना है, सिमिलरली आपको रिश्तों को भी नर्चर करना पड़ेगा। खुद से नर्चर नहीं होते। मैम जब आप काउंसलिंग करते हो, काफी लोगों की आप काउंसलिंग करते हो, तो मेन इश्यू क्या निकल के आता है रिलेशनशिप को लेकर? क्योंकि आपके पास बहुत लोग आते होंगे जो 1-to-1 काउंसलिंग या ग्रुप काउंसलिंग के लिए भी आते होंगे, तो प्रॉब्लम कहाँ पे लगता है? सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत सारे एरियाज में होती है, बट लेट्स से 2 एरियाज में बोलना चाहूंगी जो सबसे ज्यादा मेजरली प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन। लोग बात ही नहीं करते, अपनी सवाल है, अपनी जवाब है, और सवाल जितने खुरापाती हैं जवाब उससे भी ज्यादा खुरापाती है। खुद से सवाल के खुद से जाना, उसने मुझे ऐसा कहा, उसका मतलब उसका ये मतलब होगा, है ना, अगली बार मिलेगी तो मैं ऐसे बोलूंगी। तो खुद के सवाल, उसने मुझे फोन नहीं किया, इसका मतलब कहीं और तो नहीं है, किसी और लड़की के साथ तो नहीं है, मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया, मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहे। तो प्रॉब्लम क्या है ना, हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अजम्पशंस पे जी रहे हैं। अगर जैसे आपने बोला कि अगर जैसे हम उस बारे में बात कर रहे थे कि अगर घर के खर्चे के लिए पैसे चाहिए तो बोल तो चाहिए, करेक्ट है, रादर देन कि वो अज्यूम करना कि वो लाएंगे वो देंगे। तो वो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक कपल आए थे, उनकी शादी को सिर्फ 2-3 महीने हुए, और 2-3 महीनों में उन्हें ये चैलेंज आ गया कि शायद ये इंसान मेरे लिए नहीं बना। तो लिटरली जब बैठ के बात हुई तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि जो वाइफ थी उनको अचानक से बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मिल गई थी, और उनके काम में बार बार गलतियां हो रही थी, प्रेजेंटेशन हो रही है, ये हो रही है, तो वो इतना स्ट्रेस में थी। अब वो घर आके ये सोच रही है कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है, मैं इन्हें क्या बताऊं ऑफिस के बारे में, जाने दो जाने दो जाने दो। मेल को क्या लग रहा है कि ये अभी तो हमारी शादी हुई है, ये इतनी मुरझाई क्यों रहती है, कैसी कटी कटी रह रही है, ये कटी कटी रहती है, मुरझाई सैड। मैं इसके लिए खाना भी ला रहा हूँ, मैं इसके लिए प्यार भी कर रहा हूँ, मैं इसके लिए ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, बट ये खुश नहीं नजर आ रही। तो उसको क्या हुआ है? तो क्योंकि वो कम्युनिकेशन ही नहीं है कि वो इतना लंबा हो गया, सिर्फ 3 महीने की शादी में इतना बड़ा गैप आ गया। और ऐसे मेरे पास बहुत केसेस है। सिर्फ बात करके इतना कुछ सॉल्व किया जा सकता है ना जिसकी कोई हद नहीं, बट वो हम कम्युनिकेशन करना ही नहीं चाहते। मैक्सिमम डाइवोर्स केसेस जो आप होते हैं ना, आप देखोगे मैक्सिमम के रीजंस कम्युनिकेशन है, या गलत तरीके का कम्युनिकेशन है, या मिस इंटरप्रिटेशन है, या अजम्पशन है, खुद से ही सोच लिया सवाल और खुद से ही जवाब दे लिया। दैट इज वन रीजन। सेकेंड रीजन और क्या आता है सबसे ज्यादा, कि लोगों की सेल्फ वर्थ 0 है। उन्होंने ये मान लिया कि क्योंकि अब ये मेरा पार्टनर है, मेरे को हंसाने का काम इसका, मुझे घुमाने का काम इसका, मेरे को पैसे फाइनेंसेस का देखने का काम इसका, मेरे को खुश रखने का काम इसका, ठीक है, मेरे को शॉपिंग कराने का काम इसका, और मेरी तारीफ करने का काम इसका, सब कुछ इसका, मेरा कुछ नहीं। मतलब मेरी सेल्फ वर्थ 0 है।
यही मेरी तारीफ करेगा तो मैं खुश होंगी। मेरे मूड को समझ में आना चाहिए इसको कि मेरा मूड खराब है, ठीक है, इसे पता होना चाहिए मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे ये सरप्राइज चाहिए, इसे पता होना चाहिए मुझे रिंग पसंद है तो इसे लाके देना चाहिए। हर चीज का जो घड़ा है वो सामने वाले के सर पे रखा हुआ है और कभी भी फोड़ते हैं हम। तो जो मेजर इशू है, एक वन जो कम्युनिकेशन मैंने बोला, एंड सेकंड इज कि सेल्फ वर्थ जीरो। सेल्फ लव है ही नहीं। अगर आप खुद से प्यार करते हैं, अगर आपको अपनी वर्थ पता है, तो आप ना तो पॉजिटिव होंगे, ना आप जेलसी फील करेंगे, ना आप इनसिक्योरिटी में आएंगे, ना आप गिल्ट में आएंगे, ना आपका इमोशनल इम्बैलेंस होगा। आपका मेजरली इमोशनल इम्बैलेंस क्यों होता है? क्योंकि आप सेल्फ वर्थ हो ही नहीं ना। बहुत कपल्स ने शादी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं आज की तारीख में क्योंकि सबकी हो रही है। सबकी हो रही है। बहुत कपल्स शादी इसलिए कर रहे हैं कि कोई तो होगा जो मिली बनाए, कोई बना है मेरे लिए। बहुत कपल्स इसलिए शादी कर रहे हैं कि नहीं हुई तो फिर लोग ताने क्या देंगे, कहेंगे, रिश्तेदारी समाज ताने देगी, समाज क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा। फिर या हम इसलिए शादी कर रहे हैं कि किसी के आने से मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। आप खुद में पूरे होने चाहिए पहले, तब जब सामने वाला आएगा तो वो डबल लेवल पे ग्रोथ आएगी। लेकिन आज आप अगर खालीपन में और आप चाह रहे हो कि आपका खालीपन दूर करने के लिए आप कोई शादी और कर रहे हो, वो गड़बड़ है। फिर आपने रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया ना, वही हंसाएगा, वही मूड स्विंग संभालेगा, वही शॉपिंग भी कराएगा, सब कुछ वही करेगा, वो गड़बड़ है। वहां एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती है। तो सेल्फ तो वर्थ, मैम यहाँ पर यदि सपोज करो मेल और फीमेल पार्टनर में से एक पार्टनर काम करे अपने ऊपर, तो क्या सही हो सकता है ये सब चीजें? बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हो सकती है ना, क्योंकि कोई एक तो है जिसमें गड़बड़ है, हाँ। गड़बड़ दोनों में है। बट अगर एक ने एक्नॉलेज करके काम शुरू कर दिया तो सामने वाले को दिखेगा ना, बिल्कुल हाँ। दिखेगा। आज आपको पता है, आप एग्जाम्पल लेते हैं, एक कपल Right. में झगड़ा होता है घर की हाँ, सफाई को लेके कि ठीक नहीं है। होती, लेकिन अगर वाइफ ने डिसीजन लिया कि ठीक है मैं करूंगी या मैं ये हाँ। चीजें जगह पे रखूंगी फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हस्बैंड कितने दिन नोटिस नहीं करेगा? करेगा, एक दिन ही, 2 दिन ही, 5 दिन, एग्जैक्टली, एक महीने बाद करेगा। बिल्कुल। अब एक वाइफ है वो बहुत कंप्लेनिंग मोड में रहती है, बहुत ज्यादा, बट उसने डिसाइड किया ठीक है मैं 11 दिन का चैलेंज लेती हूँ कि मैं 11 दिन तक कोई कंप्लेन नहीं कुछ करूंगी, कंप्लेन आई नहीं करूंगी। टेक दिस चैलेंज। ठीक है, क्या हस्बैंड नोटिस नहीं करेगा करेगा। 11 दिन? एग्जैक्टली, वो तो खुद फिर कहेगा कि यार 11 फिर दिन तक वो भी समझेगा। समझे। तो रादर देन हम ये सोचे कि ये कल से ठीक हो जाए, आप आज से ठीक हो जाओ। अचानक से आप कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दो अपने पार्टनर को, आज बहुत सुंदर लग रही हो, क्या बात है आज बहुत सुंदर लग रही हो, आज बाल अलग तरीके से बनाए हैं क्या, अच्छा एक काम करो ना, मैंने जो सूट दिया था आज वो पहनना, या मैंने जो साड़ी दी थी ना आज वो पहनेंगे, हम खाने पे चलेंगे। तो अच्छा उसको लगेगा कि कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं ना, तो क्यों सामने वाले को लगेगा, फिर वो भी वही चीज करेंगी ना, फिर वो भी आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे। कि ऐसे ही चलता है, दैट्स द वे। एंड मैम दूसरी बात है कि जब काउंसलिंग के लिए, आज बेसिकली काउंसलिंग का बहुत मतलब जो बोलते हैं कि हमें शादी से पहले हम जितना एक्सपेंसेस हम अपने मेकअप में करते हैं, जितना एक्सपेंसेस हम उस वेडिंग को अरेंज करने में करते हैं, इतने बड़े बड़े हम इवेंट्स करते हैं, उसका थोड़ा सा पार्ट यदि हम अपनी काउंसलिंग पे कर दे तो लगता है कि लॉन्ग टाइम तक हमारी शादी चल सकती है। बिल्कुल तो ये कहाँ तक आप सही मानते हो इसे? ये बिल्कुल चल सकती है, और मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगी कि आपको हमेशा काउंसलिंग की जरूरत है। आप ये नहीं है कि आपको एक काउंसलर ही चाहिए, एक थेरेपिस्ट ही चाहिए, ठीक है, ये तो एक आज के जमाने में सारी चीजें हो गई। बट इसमें मैं ये तारीफ करना चाहूंगी कपल्स की या लोगों की जो सेपरेट बेस पे अपना इंडिविजुअल बेस पे जो काउंसलिंग लेते हैं, तो मैं लिटरली तारीफ करना चाहूंगी और थैंक यू बोलना चाहूंगी कि एटलीस्ट लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। राइट। पहले कोई बात करने के लिए नहीं था, तो अगर वो बात कर रहे हैं इसका मतलब वो आज भी अपने रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं, वो उसे तोड़ नहीं रहे, वो उसे खराब नहीं कर रहे, वो उसे ठीक करना चाहते हैं, तभी तो काउंसलर के पास जा रहे हैं। अगर तोड़ना ही होता तो काउंसलर की जरूरत नहीं होती, थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं थी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर दे आर लुकिंग फॉर काउंसलिंग और दे आर लुकिंग फॉर थेरेपिस्ट, तो वो अपनी शादी को, अपने रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं। सेकेंड ब्यूटीफुल थिंग इज कि उनके पास कोई है जो उनकी बात सुन रहा है बिना जजमेंट के, उस कमरे के अंदर बिना जज के कोई उनको सुन रहा है, कोई सलाह दे रहा है, और वो जो सलाह है वो बायस्ड नहीं होगी। क्योंकि घर में आपको कोई सलाह देता है या इन लॉ सलाह देंगे या उसके इन लॉ सलाह देंगे तो वो बायस्ड हो सकती है। मैं अपनी लड़की की तरफ ज्यादा भारी रख के मैं सोल्यूशन दूंगी या लड़के वालों की तरफ का सोल्यूशन ज्यादा भारी होगा, वो ना रखते हुए बिना जजमेंट के साथ वो सलाह होती है। दैट इज अ ब्यूटीफुल पार्ट। बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि सबके बस की अफोर्ड करना नहीं है, जाना नहीं है, सब कुछ है, तो आप किसी से तो बात करो, एक ऐसे इंसान से जो म्यूचुअल आपको समझे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझे और म्यूचुअली आपकी चीजों का डिसीजन ले, ना कि आपकी साइड लेते हुए, ना कि आपके पार्टनर की साइड लेते हुए। बट यस, ये बहुत हेल्प करता है और ये करना चाहिए, और मेरे ख्याल से इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर आपका रिश्ता टूटने की कगार पे या आपको नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे संभलेगा, तो आपको किसी की हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, वापस से रिश्ता, तो वो इम्पोर्टेंट। जैसे मैम आज हम अपने मोबाइल्स को अपग्रेड करते हैं,
हाँ। आज हम अपनी कार की प्रॉपर मेंटेनेंस करवाते हैं टाइम टू टाइम। आज हम अपनी जो घर पे कुछ जो ओल्ड चीज़ें थी उनको हम चेंज भी करते हैं चीज़ों को लेकर। एंड टाइम टू टाइम हम अपनी बॉडी के लिए भी कुछ ना कुछ न्यू कुछ करते हैं, कुछ मेकअप करवाना या हाँ। फिर सपोज करो। तो ऐसे क्या रिलेशनशिप को भी टाइम टू टाइम हमें क्या एक एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है कि हम क्या 100%। करें, कि मतलब क्या अभी कहाँ जा रहा है हमारा रिलेशन, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना? क्या कुछ हमने मिस्टेक कर दी लास्ट ईयर, तो इस साल वो मिस्टेक हम नहीं करेंगे। तो वो कैसे हम प्रॉपर किस तरीके से कर सकते हैं? वो मतलब मेजरली तो वो साल भर बाद जाता नहीं है, वो तभी समझ में आ जाता है कि ये करना चाहिए था या नहीं हाँ, करना चाहिए था, 2 दिन में समझ में आता है। हाँ। बट हाँ, उसको टाइम टू टाइम आप कर सकते हो। आप कभी जैसे आप वेकेशन पे गए, सिट एंड टॉक कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, रादर देन हमने क्या गलत किया। क्या गलत किया है? तो कई बार ना कम्युनिकेशन भी फिर वो झगड़ा जाता है, फिर वो कलेश में जाता है, हाँ, फिर हाँ, वो हाँ, सॉर्ट नहीं होता। तो कभी भी जब कोई इंसिडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, हाँ। तो उसके बारे में आपने लर्निंग ले ली, तो आप उस लर्निंग के बारे में बात करो, उस इंसिडेंट के बारे में नहीं कि अच्छा वो जो लास्ट टाइम हो गया था, जो भी हो गया था, उसके बारे में बात नहीं करते, बट उससे ना मैंने ये सीखा, तो अगली बार कुछ ऐसा आया तो मैं ये करूंगी। सिमिलरली मेल इज ऑल्सो टॉकिंग द सेम लैंग्वेज कि हम ऐसे करेंगे, हम एक काम करते, तो हमेशा ना बात ग्रोथ की कीजिए। हम नया क्या करेंगे, हम अगला क्या करेंगे, हमारा अगला स्टेप क्या होगा। आप देखना स्पार्क भी बना रहेगा, एनालाइज भी चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा, और इसमें वक्त नहीं लगना चाहिए। या आप महीने में एक बार बैठ जाओ, आप 2 महीने में एक बार बैठ जाइए, आपको लगता है हफ्ते में टाइम है, आप हफ्ते में बैठ जाइए। क्यों किसी एक साल पहले अगर कोई इंसिडेंट हुआ है उसको एक साल तक खींचना ही क्यों है? बिल्कुल जरूरत नहीं। मैम आजकल एक वर्ड बहुत यूज हो रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ। तो मैम ये पहले तो इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, और हम इसको अपने रिलेशनशिप के अंदर किस तरीके से हम आज रिश्तों में इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है या नहीं है? ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा टॉपिक है इस टाइम पे, और ये बहुत समझने की जरूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है कि आप इमोशंस को समझते हो किस तरीके से, उसकी लैंग्वेज समझना, उसकी परिभाषा समझना, सब कुछ करना। और आज की तारीख में हम जैसे हम बोलते हैं कि आज भी जब शादियां होती हैं तो लड़की को बिठा के समझाया जाता है कि बेटा ये करना करना, ये नहीं करना। अपने घर में तो चल गया, आगे के घर में नहीं चलेगा। हमारे घर में ऐसा चल, लेट सो के उठ गए, आगे के घर में नहीं चलेगा। सिमिलरली ये अब मेल्स के लिए भी जरूरी है, इट्स नॉट ओनली फॉर फीमेल्स। ये मेल को भी समझाया जाना चाहिए कि जब एक पार्टनर आपके घर आता है तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी क्या कमिटमेंट है, आपको कहाँ ब्रिज बनना है, आपको कहाँ सॉल्व करना है, आपको कितना सुनना है, कितना नहीं सुनना है, और कितना सुन के कितना पास करना है। सारा पास करने की भी जरूरत नहीं है। कई बार होता है ना कि अगर मदर इन लॉ ने इतना बोला तो आपने सब कुछ अपनी वाइफ को बता दिया कि उन्होंने ऐसा कहा, जबकि वो मेच्योरिटी के साथ सिचुएशन संभाली जा सकती थी। तो ये बहुत, तो आज हमें ये समझना जरूरी है कि इमोशंस क्या होते हैं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। आपको ये पता होना चाहिए इमोशंस के साथ डील कैसे करते हैं। आपको ये आना चाहिए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, और सामने वाले के इमोशंस समझने आने चाहिए। तो बेसिकली इट्स रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हमें इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, और मुझे लगता है आज की तारीख में पेरेंट्स को ये रोल निभाना चाहिए कि जैसे ही आपका बच्चा टीनेज में आ रहा है, या उस लेवल पे आ रहा है, या उस एज ग्रुप में आ रहा है, आप उसको धीरे धीरे समझाना शुरू करो कि इमोशंस क्या वैल्यू रखते हैं हमारी लाइफ में, इमोशंस क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। जब आप किसी से अपने इमोशंस शेयर करोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब सामने वाला अपने इमोशंस शेयर करेगा तो आपको क्या ध्यान रखना है। मैंने कहा ना, मेल्स को तो ये मिली नहीं ना, मेल्स को तो है ही नहीं कि इमोशंस दिखाने ही नहीं है। बॉस, आपको आंसू दिखाने ही नहीं है, अपनी वीकनेस, एक मेल वीकनेस नहीं दिखा सकता। तो ये दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। तो आज की तारीख में ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाहे स्कूल से आए, चाहे कॉलेजेस से आए, चाहे पेरेंट्स से आए, दिस इज द हाई टाइम कि बच्चों को बैठ के इमोशंस को कैसे समझ, अपने भी इमोशन से कैसे डील करना है, ये बहुत आना चाहिए। अगर उन्हें अपने इमोशन से डील करना आ जाए तो आप सोचिए ना, डिप्रेशन होगा ही नहीं ना फिर। बिल्कुल नहीं होगा। एक बच्चा अकेले कमरे में बैठेगा ही नहीं, कभी बैठेगा वो ही नहीं। सुसाइड के बारे में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसे अपने राइट। इमोशन से डील करना आता है। उसे अपने इमोशंस बोलना आना होगा कि ओके, मुझे कोई भी गलती हुई तो मेरे पास कोई एक ऐसा इंसान है जिसके पास मैं सबसे पहले जाके बात जो मुझे जज नहीं करेगा। यस, क्योंकि जजमेंट भी मैम आज बहुत बड़ा हुआ है। Yes. कि पार्टनर में भी यही प्रॉब्लम होती है कि वो जजमेंट करने लग जाते हैं Correct. दूसरे पर कि Correct. हाँ ये आपने गलत किया है या जो सही किया है जो भी है। Correct. तो जजमेंट को भी है। मैम थोड़े से क्विक मतलब फायर राउंड में बोल सकता हूँ Okay. कि एज ए वन स्टेटमेंट कुछ ऐसे क्वेश्चंस है। Okay. जैसे मैम आपको क्या लगता है कि आज रिश्ते के अंदर ट्रस्ट जरूरी है, प्यार जरूरी है? ट्रस्ट। ट्रस्ट। अच्छा, आज रिलेशनशिप के अंदर केयरिंग जरूरी है, पोजीशननेस जरूरी है? केयरिंग। ओके मैम, एंड बहुत सारा आज हमने बात करी एज ए रिलेशनशिप को लेकर कि डिस्कस किया कि किस तरीके से हम अब नर्चर कर सकते हैं। मैम कुछ बुक्स जैसे आपने बताई कि
तो ये बुक आपने रिकमेंड करी लोगों को कि ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि हम इस बुक्स को रीड कर सकते हैं, रीड करें तो इसमें बहुत सारी नॉलेज हमें मिलेगी, हम समझेंगे कि हमारे मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर को लेकर। Yes. तो मैम सबसे अच्छी इस बुक्स में आप कुछ लाइंस बताइए जो मैं हमारी ऑडियंस को कि वाकई वो पढ़े तो उसको लगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है। कुछ ऐसी लाइंस है इसमें, इस बुक में जो आपने स्टडी करी है? मैंने इस बुक को कई बार पढ़ा है और मैं बोलूंगी इस बुक को पढ़ लो, एक लाइन नहीं है, बस बुक पढ़ लो, लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। दिस इज अ वेरी गुड बुक अबाउट मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ये जॉन ग्रे की बुक है। और जैसे हमने पहले भी शेयर किया कि साइकोलॉजिकल अलग है, बस थॉट प्रोसेस अलग है, वायरिंग अलग हुई है, मेल की अलग फीमेल की अलग। अगर हम उनके ये साइकोलॉजिकल ट्रेट समझ जाए तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि आप गलत हो या मैं गलत हूँ, हम कभी नहीं बोलेंगे कि फीमेल गलत है या मेल गलत है। तो ये इस बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसके साथ साथ एक बुक बहुत अच्छी है जिसके बारे में हमने जिक्र किया, 5 लव लैंग्वेजेस। ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको भी पढ़ सकते हो, गैरी चैपमैन की बुक है जिसमें लव लैंग्वेजेस बताया हुआ है। तो लव लैंग्वेजेस आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो आप सीख लीजिए, नहीं सीख पा रहे हैं या नहीं पता चल रही तो डायरेक्ट पूछ लो कि क्या अच्छा लगता है, बिना टाइम वेस्ट करे, जो हमने बात की। वन ऑफ द बुक इज 7 सीक्रेट्स ऑफ हाउ मैरिज वर्क्स, ऐसे कुछ 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैरिज मेकिंग, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग मैरिज वर्क, बुक बाय जॉन गॉटमैन। उनके थ्रू एक बुक लिखी हुई है, ये बहुत अच्छी है कि 7 तरह के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैरिज कैसे वर्क करती है। जॉन गॉटमैन बेसिकली एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं और उन्होंने डाइवोर्स केसेस पे बहुत काम किया है, कपल्स पे बहुत काम किया है, बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हैं। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने उसमें मेंशन करी है। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने उसमें बोली है कि 5:1 का रेशो एक उन्होंने बताया कि हमेशा होना चाहिए कपल्स में, कि अगर आपने 4 चीजों के बारे में अगर आपने 4 चीजों के बारे में गलत बोला है तो आपको एक चीज के बारे में अच्छा जरूर बोलना है अपने पार्टनर को। तो इस तरह की चीजें बोली हुई हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो। बाकी श्री श्री रविशंकर जी की बुक है रिलेशनशिप पे, वो आप पढ़ सकते हो। सदगुरु जी की बुक है, वो आप पढ़ सकते हो। तो इस तरह बहुत। एंड देयर इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक इज 8 रूल्स ऑफ लव बाय जे शेट्टी। ओके, हाँ, ये भी बहुत अच्छी किताब है, तो आप ये किताबें पढ़ सकते हो। अच्छा मैम, एंड ऑफ द पॉडकास्ट हम क्लोज कर रहे हैं, सो मैं लास्ट में एक मैसेज दीजिए हमारी मुझे भी दीजिए, अपनी ऑडियंस को भी दीजिए कि कैसे अपने रिलेशनशिप को एक और नर्चर कर सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स बताइए जो करके कुछ आपने जैसे रिचुअल्स बताया, आपने कुछ ऐसे रिचुअल्स भी बताया कि वो कर सकता है, डेली कर सकता है, जो अपने रिलेशनशिप को और भी नर्चर कर सकता है। सो मैम गिव अस सब टिप्स। टिप में हमने बहुत सारे तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। मैं वापस से अगर जब रिपीट करना चाहूंगी, और जो मैं सबसे ज्यादा बोलती हूँ वो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ग्रैटिट्यूड। आप थैंकफुल रहिए, क्योंकि जो आपके पास है वो बहुतों के पास नहीं है। जब हम नेगेटिव, हमारा माइंड जब प्रोसेस होता है तो हम इंसान की सिर्फ गलतियां और नेगेटिव साइड देखते हैं, बट उसकी पॉजिटिव साइड भी है। अगर आप पॉजिटिव साइड्स पे फोकस करना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि अबंडेंस में वो और बढ़ती चली जा रही है। तो हम कई बार रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये सोच के कि यही तो है, कहाँ जाएगा, बीवी है कहाँ जाएगी, बच्चे हैं कहाँ जाएंगे, है ना, माँ बाप है कहाँ जाएंगे छोड़ के, पति है कहाँ जाएगा छोड़ के। ऐसा नहीं है। तो आज जो रिश्ते आपके पास हैं उनकी केयर कीजिए, उनकी वैल्यू कीजिए और उनके लिए थैंकफुल रहिए। तो ग्रैटिट्यूड इज द वर्ड। ओके, या थैंक यू सो मच मैम। पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी बातें करी, एंड हमने जो ये पार्ट 2 बनाया लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एंड मैम आपके वीडियोस जो एक रिलेशनशिप पे आप जो बात करते हो वो वाकई में बहुत टचेबल है, रिलेट करता हूँ मैं भी। एंड उनको जब मैं देखता हूँ तो वाकई लगता है कि मुझे आज एक आई एम जस्ट ब्लेस्ड कि मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ वापस एक रिलेशनशिप इशू को लेकर। नेक्स्ट टाइम पे मैं वापस से हम एक और भी टॉपिक लेके आएंगे, जो कुछ सवाल जो छूट गए यहाँ पर, है ना, कुछ जो मिस हो गए उनको वापस कवर अप करेंगे। एंड लोगों को प्यार मिलेगा इनसे, इस चीज़ को लेकर बहुत सारे जो फैमिली के इश्यूज आ रहे हैं, कॉमन इश्यूज आ रहे हैं, वो कॉमन इश्यूज यहाँ से रिजोल्व होंगे। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, क्या मैम से और क्या आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो। बहुत सारी मैम ने बहुत सारी कपल्स को हील किया, बहुत सारी मैरिजेस बचाई है, बहुत सारे डिवोर्सेस को मैम ने सेव किया है, एंड काफ़ी लोगों की ब्लेसिंग है। एंड मैम थैंक यू सो मच मैम, जो आपने इतना अच्छा लोगों को ब्लेस का मतलब बोलते हैं कि नॉट फॉर लोगों को बोलते हैं कि हम इतनी ज़्यादा खुशी देते हैं उतनी हैप्पीनेस हमें रिटर्न मिलती है, उससे ज़्यादा रिटर्न मिलती है। यदि हम लोगों को कुछ दे सकते हैं आज, तो एक ही चीज़ दे सकते हैं, वो है हैप्पीनेस। यदि किसी की फैमिली यदि सेव कर दी हमने, एक फैमिली यदि सेव कर दी, तो हमने बहुत बड़ा काम किया है। एंड मैम वो आज आप काम कर रहे हो। एंड थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना, लोगों को शेयर करना,
है ना। और मैक्सिमम लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आप क्या इस पॉडकास्ट से सीखा, आपने कुछ और सीखना चाह रहे हो आप पॉडकास्ट को। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं ऐसे गेस्ट, ऐसे ऑनेबल गेस्ट जो बहुत सारी नॉलेज दे रहे हैं, वो हमारे पॉडकास्ट पे आ सके, देख सके। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक यू सो मच इतने अच्छे वर्ड्स के लिए। जस्ट शायद महादेव का हाथ सर पर है तो हम कुछ बोल पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, बट थैंक यू सो मच। जितना अच्छा मुझे एपिसोड 1 शूट करके लगा था, उससे ज्यादा मजा मुझे एपिसोड 2 में आया है। आपके सवाल बहुत अच्छे थे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं पॉडकास्ट के लिए, तो विश यू ऑल द बेस्ट। और आपने जैसे कि बोल दिया कि हम एपिसोड 3 के लिए मिल रहे हैं, तो उसके लिए भी हम जरूर सोचेंगे, राइट? एक्चुअली मैम मैंने यूनिवर्स में पहले ही कह दिया कि हम 3 के लिए मिल रहे हैं। Okay. जब 1 किया था तो मुझे लगा था कि मैं 2 के लिए मैम से बात करूंगा। Amazing. अब मैंने कहा हम 3 के लिए बात करेंगे। Amazing. सो कुछ नेक्स्ट लेवल पे हम बात करेंगे, कुछ नेक्स्ट लेवल की रिलेशनशिप को लेकर बात करेंगे। एंड लोगों के जो कमेंट सेक्शन में जो आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, उनको उससे रिलेट करेंगे कि हाँ ये इश्यूज हमने कवर अप नहीं किए एंड कॉमन इश्यूज है ये लोगों को लेकर। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू।